बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 3.2 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू। ये हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिया गया, ठीक है। और इसके साथ हमें ये दो और सेट दे दिए गए हैं, ये सेट ए और ये सेट बी है। ये दोनों भी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में। तो अब हमने क्या करना है, पार्ट 1 है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। हमने ये जो दो सेट हैं ए और बी, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखें अब इसका सोल्यूशन है, हम पहले ये करते हैं, जो यूनिवर्सल सेट है इसको भी टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अभी जो हमें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिया गया इसको समझ लेते हैं। देखें ये है x such that x is multiple of 2 and x is greater than 0 and less and equal to 30। ये जो यूनिवर्सल सेट U है इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 2 के मल्टीपल है, यानी कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं 2 का टेबल है, ठीक है। और उनकी रेंज कहां तक है, 1 से लेके 30 तक, ठीक है। इसमें 0 शामिल नहीं है क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, लेकिन 30 शामिल होगा क्योंकि ये लेस आर इक्वल वाला साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें 30 शामिल होगा। तो अब ये जो 2 का टेबल है हम लिख लेते हैं, या ऐसे नंबर जो कि 2 के मल्टीपल है यानी कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं और जिनकी रेंज 30 तक है वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए ये 2 4 6 8 इस तरह करके ये 30 तक हम लिख लेंगे। ये हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब हम ये जो दो सेट हैं इनको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो अब सेट ए है, इसमें है कि x such that x is multiple of 6, कि इस सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो 6 के मल्टीपल हैं, यानी कि 6 से डिवाइड हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि 6 का टेबल जो है हम इस सेट ए में लिखेंगे, ठीक है। तो हम सेट ए को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखें ये मैंने 6 का जो टेबल है या वो नंबर जो कि 6 से डिवाइड हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, या आप कह सकते हैं हमने 6 के मल्टीपल्स यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 6 12 18 24 और 30 से आगे हमने नहीं जाना क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है ये 30 तक है, ठीक है। उसके बाद इस सेट बी को भी हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। अब इसमें है कि x such that x is multiple of 8। अब ये जो सेट बी है इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो 8 के मल्टीपल है, यानी कि 8 से डिवाइड हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम 8 का टेबल लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 8 का जब टेबल लिखेंगे तो हम कहां तक लिखेंगे, 24 तक लिखेंगे, क्योंकि 24 के बाद अगली जो वैल्यू आती है वो 32 आती है। 32 इस 30 से वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए हमने 24 तक, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट आएंगे। तो ये हमने सेट ए और बी को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद पार्ट 2 है कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये जो हमने दो सेट यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं, अब इनका हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है। इंटरसेक्शन कौन सी वाली वैल्यू होती है जो कि इन दोनों सेट में कॉमन या मुश्तरका पाई जाए, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन है, मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद ये मैंने ए सेट लिख दिया और इंटरसेक्शन लिख के ये मैंने सेट बी लिख दिया। अब इन दोनों में कौन सा एलिमेंट मुश्तरका आ रहा है, देखिए ये 24 है, ये दोनों में कॉमन या मुश्तरका है। तो ये इनका जब इंटरसेक्शन सेट हम लिखेंगे तो उसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट आ जाएगा 24, ठीक है। और उसके बाद पार्ट 3 इसमें है कि ड्रॉ अ वेन डायग्राम। हमने ये जो सेट है हमारे पास, इन सेट्स के लिए वेन डायग्राम को भी ड्रॉ करना है, ठीक है। वेन डायग्राम का मतलब होता है कि सेट्स को हम इस तरह पिक्चर की फॉर्म में या ग्राफ की शक्ल में शो करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें सेट को पढ़ने में ज्यादा आसानी होती है, ठीक है। तो अब देखें वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले इस तरह एक बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट का एरिया शो करता होता है, यहाँ पर मैंने यू पुट कर दिया। उसके बाद जितने सेट होते हैं आप उतने सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये दो सेट हैं तो ये मैंने दो सर्कल ड्रॉ कर लिए, एक सेट ए था और एक सेट बी था, ठीक है। और चूंकि इन दोनों सेट में ये इंटरसेक्शन की वैल्यू भी आ रही थी, ठीक है, यानी कि इनमें कुछ एरिया कॉमन होगा, इसलिए हमने इन दोनों सेट को इस तरह ड्रॉ किया है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इनका कुछ एरिया जो है वो कॉमन या मुश्तरका है। अब हम हर सेट के रीजन में इसके अपने अपने एलिमेंट को शो कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें इनका ये जो कॉमन एरिया है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू आएगी 24, क्योंकि ये दोनों सेट्स में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट कर लेंगे ये जो कॉमन एरिया इनका, यहाँ पर आप पुट कर लें 24, ठीक है। ये इनका इंटरसेक्शन का एरिया हो गया, ठीक हो गया। अब सेट ए के बकाया जो एलिमेंट है वो हम लिखेंगे। मैं इन तीनों सेट्स को सामने ले आता हूं ताकि हमें ये इसके जो एलिमेंट्स है वो लिखने में आसानी हो। पहले देखें ये जो सेट ए है इसका हम लिखते हैं, तो इसका हमने ये 24 तो ऑलरेडी लिख दिया, ठीक है। पीछे 6 12 18 और 30 ये 4 एलिमेंट रह जाएंगे। तो ये आप जो सेट ए है इसके रीजन में ये वाले एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। और ये वाला एलिमेंट हमने ऑलरेडी लिखा था, इसका मतलब ये जो सेट ए है इसका जो रीजन या एरिया है इसमें इसके हमने सारे एलिमेंट को शो कर दिया, ठीक है। अब सेट बी पे आ जाए, तो सेट बी में देखें ये 3 एलिमेंट हैं, 3 में से एक एलिमेंट तो ऑलरेडी हम इसके एरिया में शो कर रहे हैं, पीछे 8 और 16 रह जाते हैं, ये आप इसके एरिया में यहाँ पर लिख लें। तो इस तरह ये हमने सेट बी के भी जितने एलिमेंट थे सारे हमने शो कर दिए, ठीक है। अब ये जो सेट यूनिवर्सल सेट यू है इसके हमने एलिमेंट शो करने हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये सारा जो रीजन होता है बशमूल ये दोनों सेट्स के, ये सारा यूनिवर्सल सेट या इस यू का एरिया, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट में ये एलिमेंट्स थे, तो अब ये जो एलिमेंट्स है इनमें हमने ये कुछ एलिमेंट यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिए हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये भी यूनिवर्सल सेट में ही शामिल है। तो ये एलिमेंट छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है वो हम इस यूनिवर्सल सेट का जो एरिया है इनमें कहीं भी आप उनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो एलिमेंट रह गए इनको यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है।
अब जरूरी नहीं आप इधर लिखें, कहीं भी आप ये जो दो सेट है, इन दो सेट्स के रीजन से बाहर आप कहीं पर भी ये जो एलिमेंट्स रह गए हैं ये आप यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है, तो ये हमने जो हमें सेट दिए गए थे उनको वेन डायग्राम की सूरत में भी शो कर लिया। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर सामने लिखा हुआ था। तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब यहां पर हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है जो कि ये सेट बिल्डिंग नोटेशन फॉर्म में, और एक ये सेट जी है और एक सेट एच। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पार्ट 1 है लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। हमें ये जो दो सेट है जी और एच इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब देखें यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कौन से आएंगे। ये है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, के ये जो यूनिवर्सल सेट यू है इसमें जो एलिमेंट है वो सारे इंटीजर है और उनकी रेंज क्या है, एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस एंड इक्वल टू 150। यानी कि इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे या इसमें जो नंबर आएंगे वो सारे इंटीजर्स हैं और वो 0 से बड़े हैं और 150 तक हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इस सेट में 1 से लेके 150 तक जितने भी इंटीजर हैं सारे लिख लेंगे। तो ये मैंने 1 2 3 4 के बाद डैश डाल के ये मैंने 150 तक लिख दिया। तो ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ये जो सेट जी है इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो x such that x is equal to 2 raised to power m for integer m and m is greater or equal to 0 and less or equal to 12। यानी कि ये जो सेट जी है इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्मेट में, यानी कि 2 raised to power m की फॉर्मेट में है। और ये m क्या है, m जो है हम 0 से लेकर 12 तक यहाँ पर m की जगह वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास जो जो नंबर आएंगे वो सारे एलिमेंट इस सेट जी में शामिल है। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर इसके अगर हम एलिमेंट लिखना चाहें तो हम सबसे पहले देखें, अब ये 2 की पावर हमने लिखनी है 0, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करना है m को। तो m की जगह 0 पुट करेंगे तो 2 की पावर 0 हमारे पास आ जाएगा आंसर 1, क्योंकि किसी भी बेस की पावर अगर 0 होती है तो 1 के इक्वल होता है। तो पहले तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 रेज टू पावर 1 करेंगे, m की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। फिर m की जगह आप 2 पुट करेंगे तो 2 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। तो 2 रेज टू पावर 2 इक्वल हो जाता है 4 के। फिर m की जगह 3 पुट करेंगे तो 2 रेज टू पावर 3, उसको सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह जब आप पुट करते जाएंगे, जब आप 2 रेज टू पावर 7 पुट करेंगे तो आपके पास 128 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमें रेंज 12 तक दी गई है, लेकिन अगर 7 के बाद आप वैल्यू यहां पर 8 पुट कर लेते हैं, 2 रेज टू पावर अगर 8 हो जाएगा तो वो 256 हमारे पास वैल्यू आ जाती है, जो कि इस 150 से बढ़ जाती है। यूनिवर्सल सेट से उसकी रेंज बाहर निकल जाती है, इसलिए हम 128 पे यहां पर रोक देंगे। ठीक है, और अब ये जो सेट एच है इसको हमने लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो इसमें हमें जो एलिमेंट दिए गए हैं वो है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर, यानी कि इसमें जो एलिमेंट या नंबर है वो स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो देखें जो स्क्वायर नंबर होते हैं हम लिख लेते हैं। स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, देखें अब 1 जो है 1 किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है। 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है। 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है। यानी कि जितने भी स्क्वायर नंबर है वो हमने यहाँ पर लिखने। ठीक है, तो और ये कहां तक लिखने हैं हमने 144। 12 का स्क्वायर अगर आप लेंगे तो 144 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप 13 का स्केल लेंगे तो 169 हो जाता है। तो 169 जो है वो इस 150 से वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए हम यहाँ पर 144 तक करेंगे। ठीक है, तो ये हमने ये जो जी और एच है इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद पार्ट 2 है, इसमें है कि फाइंड जी यूनियन एच, यानी कि ये जो हमने दो सेट यहाँ पर मालूम किए इनका हमने यूनियन सेट मालूम करना है। तो उसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है जी यूनियन एच, उसके बाद जी की जगह मैंने ये सेट जी की जो वैल्यूज थी वो पुट कर दी और एच की जगह मैंने ये जो सेट एच था ये वाला ये मैंने पुट कर दिया। अब इनका हमने यूनियन करना है। यूनियन की सूरत में क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके कंबाइन करके एक सेट में जब लिख दिया जाता है तो वो यूनियन सेट हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो हम इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को जब इकट्ठा करेंगे, अब हम जब इकट्ठा करके लिखेंगे या इसका यूनियन सेट लेंगे तो अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट में आ रहा है तो हम एक दफा लिखेंगे। जैसे ये 1 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो 1 यहाँ पर आप एक दफा लिखेंगे। ये नहीं है कि आप 1 2 बार लिखेंगे। अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए तो वो फिर सेट नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरह ये आपने एक एक बार करके लिखना है और इनको हमने तरतीब से लिखना है। देखिए ये मैंने 1 2 4 और 8 तक लिखा, उसके बाद ये मैंने यहाँ से ये 9 यहाँ पर लिख दिया, फिर मैंने ये 16 लिख दिया, उसके बाद ये 25 मैंने लिख दिया, फिर 32। इस तरह आपने तरतीब से करके जो है इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना है। तो ये आपके पास जी यूनियन एच आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 3 है, ये है फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। अब इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट आ रहे हैं उनको इकट्ठा करके हम एक सेट में लिख देंगे। तो ये मैंने जी इंटरसेक्शन एच लिख दिया, उसके बाद जी की जगह मैंने जो सेट जी था ये लिख दिया और एच की जगह मैंने सेट एच को लिख दिया। अब इन दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट आ रहे हैं उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिख दें। तो देखें ये 1 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर ये 4 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये मैंने लिख दिया। यानी कि मैं जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो हमने यहाँ पर एक सेट में इकट्ठा करके लिख दिया। ये हमारे पास जी इंटरसेक्शन एच के लिए सेट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 है कंसिडर द सेट P इज इक्वल टू, ये हमें एक सेट P या प्राइम नंबर का एक सेट दिया गया है, इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। एंड Q इज इक्वल टू, और ये हमें एक रेशनल नंबर का सेट दिया गया है, इसको भी मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है नंबर 1 फाइंड P इंटरसेक्शन Q, हमें इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है। फिर नंबर 2 हमने इन दोनों सेट का यूनियन सेट मालूम करना है, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट मालूम करते हैं। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो हमें दो सेट दिए गए हैं जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में, इनको हमें टेबुलर फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो पहले ये जो सेट P है इसको लेके आते हैं। तो देखें इसके जो एलिमेंट्स है वो कौन से हैं। ये है x such that x is a prime number and x is greater than 0 and less and equal to 20, यानी कि ये जो सेट P है इसमें जो एलिमेंट्स है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। और उनकी रेंज क्या है, वो 0 से बड़े हैं और 20 से वो छोटे होंगे, ठीक है। तो देखें हम इस सेट P के जो एलिमेंट लिखेंगे वो 1 से लेके 20 तक जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या सिर्फ अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकती। जैसे 2 है, अब 2 पे या तो 1 डिवाइड हो सकता है या 2 इटसेल्फ डिवाइड हो सकता है, और कोई टेबल इन पे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और कोई नंबर इस पे डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह ये 13 को फॉर एग्जांपल लेना है, अब 13 पे या तो 1 डिवाइड होगा या सिर्फ 13 ही डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने जो प्राइम नंबर है वो लिख दिया है, और इसमें जो लास्ट वाला प्राइम नंबर है 19 तक मैंने लिख दिया, क्योंकि इसके बाद अगला जो प्राइम नंबर आ रहा है वो 23 है। तो 23 जो है इस 20 की रेंज से बढ़ जाता है, हमने 20 से छोटे जितने प्राइम नंबर थे वो लिखने थे, ठीक है। तो ये हमने सेट P को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो सेट Q है इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो है x such that x is divisor of 210 and x is greater than 0 and less or equal to 20, कि इसमें जो एलिमेंट आएंगे इस सेट Q में 210 को डिवाइड करने वाले नंबर होंगे। 210 के डिवाइजर का मतलब यह है कि ऐसे नंबर जो कि 210 को डिवाइड कर सके, ठीक है। और उनकी रेंज कहां पे होगी, वो 1 से लेके 20 के दरमियान वो आएंगे, ठीक है। तो देखिए हम वो सारे नंबर जो कि 210 को डिवाइड कर सकते हैं और जो 1 से लेके 20 के दरमियान आ रहे हैं वो यहां पर हम लिख लेंगे। देखें ये 1 जो है 210 को डिवाइड कर सकता है, फिर 2 भी कर सकता है, 3 कर सकता है, फिर 5 6 7 ये सारे कर सकते हैं। 15 तक मैंने लिख दिया, 15 भी 210 को डिवाइड कर लेता है। लेकिन उसके बाद अगला जो नंबर है जो कि 210 को डिवाइड कर सकता है वो 21 है। तो 21 जो है 20 से उसकी रेंज बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 15 तक करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब हम इनका इंटरसेक्शन सेट मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखें P इंटरसेक्शन Q, उसके बाद P की जगह ये सेट P है इसको मैंने पुट कर दिया, फिर इंटरसेक्शन का साइन मैंने यहाँ पर डाला, और फिर मैंने ये Q की जगह ये सेट Q है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है या मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे तो हमारे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये 2 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, मैंने 2 लिख दिया, फिर ये 3 मैंने लिख दिया, इस तरह ये 5 और 7 भी इन दोनों में आ रहे हैं, तो मैंने ये यहाँ पर इनको इकट्ठा करके लिख दिया। ये हमारे पास इंटरसेक्शन सेट आ गया। ये हमने वो एलिमेंट लिखे हैं जो कि इन दोनों में कॉमन या मुश्तरका पाए जा रहे थे, ठीक है। अब पार्ट 2 है, इसमें हमने P यूनियन Q दोनों सेट का यूनियन सेट मालूम करना है, यानी कि दोनों सेट में जो एलिमेंट आएंगे उनको इकट्ठा करके हमने एक सेट में लिख देना है, ठीक है। तो मैंने P यूनियन Q लिखा, उसके बाद P की जगह सेट P पुट कर दिया, Q की जगह सेट Q पुट कर दिया। और अब इसको जब आप यूनियन सेट लेंगे तो आपने दोनों के एलिमेंट को इस तरह इकट्ठा करके लिखना है कि अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट में आ रहा हो, जैसे ये 2 है या 3 है या 5 है, तो इनको आपने एक एक बार लिखना है, ये नहीं कि उनको आपने 2 बार लिख देना है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए तो फिर वो सेट नहीं रहता, ठीक है। और दूसरा हमने इनको तरतीब से लिखना है। देखें ये मैंने 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर लिखे, उसके बाद ये 11 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और फिर ये 13 लिख दिया, फिर ये वाला 14 लिख दिया, ठीक है। इनको तरतीब से करके मैंने लिख दिया। इस तरह ये हमारे पास यूनियन सेट भी आ जाता है P और Q के लिए। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। ये हमें नीचे दो सेट के पेयर ये जोड़े दिए गए हैं, तो हमने इन सेट्स के लिए एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और फिर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखें अब पार्ट 1 इसमें हमें ये जो 2 सेट दिए गए इनके लिए हम पहले वेरीफाई करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, या इसको आप कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन भी कह सकते हैं। तो पहले मैंने ये दोनों सेट यहाँ पर लिख दिए। अब नेक्स्ट मैंने लिख दिया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, या आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी लिख सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी होती है यूनियन की, ठीक है, कि अगर आपके पास 2 सेट हो उनको आपस में उनका आप यूनियन सेट मालूम कर लें, फिर आप उन सेट की तरतीब चेंज कर लें और फिर उनके लिए भी यूनियन सेट मालूम कर लें, तो आपके पास इक्वेशन की दोनों साइड के लिए सेट जो है वो एक जैसा आना चाहिए, ठीक है।
तो हम देख लेते हैं, पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर मैंने पुट की। अब ए और बी की जगह आप ये जो सेट ए और बी है इनको पुट कर लें और इनका आप यूनियन सेट मालूम कर लें, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में आप कंबाइन करके लिख लें। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनियन सेट आ जाएगा जब हम ये दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ जाता है। अब ये जो राइट हैंड साइड है ये वाली साइड, ठीक है, इसके लिए हम सेट मालूम करते हैं। तो देखिए अब मैंने बी यूनियन ए लिख दिया। अब बी को मैंने पहला सेट यहाँ पर पुट कर दिया। अब जो बी सेट है उसको पहले पुट कर दें और ए सेट को बाद में पुट कर लें। इन दोनों का यूनियन सेट लेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को आप इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे तो आपके पास ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे, ये वाला सेट आ जाएगा। अब ये जो सेट आपके पास आया ये राइट हैंड साइड के लिए, ये वाला सेट बिल्कुल सेम है जो कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए आया था। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसके लिए दोनों साइड के लिए एक जैसा सेट आ गया। तो हम लिखेंगे ए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो इसका मतलब है कि हमने जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है इन दोनों सेट्स के लिए उसको हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, या आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी होती है, ये वाला लॉ होता है इंटरसेक्शन का, कि अगर आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लें फिर उनकी तरतीब चेंज करके उनके लिए इंटरसेक्शन सेट मालूम करें तो आपके पास इक्वेशन के दोनों साइड के लिए एक जैसा सेट आना चाहिए। तो हम इसको भी देख लेते हैं। पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए सेट मालूम करते हैं। मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, फिर मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब ए और बी की जगह आप सेट ए और बी को पुट कर लें और इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लें, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट आ रहे हैं वो इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे। तो इन दोनों में देखें ये 4 जो है ये कॉमन आ रहा है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन सेट आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड के लिए। ठीक है, अब राइट हैंड साइड के लिए जब आप इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे तो राइट हैंड साइड ये वाली जो साइड है ये मैंने यहाँ पर लिखी। अब बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया, तो ये मैंने बी को पुट कर दिया, फिर मैंने ए को पुट कर दिया। दोनों का इंटरसेक्शन सेट लेंगे तो जाहिर है दोनों में ये 4 ही कॉमन है तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए सेट आ गया। अब देखें ये दोनों सेट एक जैसे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी सेम है और राइट हैंड साइड के लिए भी सेम है। तो उसका मतलब है कि हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया। तो मैंने लिख दिया ए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो हम कह सकते हैं कि हमने ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है इसको भी वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 2 पे। अब इसमें हमें ये दो सेट दिए गए, एक n है या नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो कि 1 से शुरू होते हैं और सारे इसमें पॉजिटिव नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे जो है ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये मैंने नेचुरल नंबर का सेट यहाँ पर नीचे लिख दिया टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद z या इंटीजर का कौन सा सेट होता है? इसमें एक तो ये 0 से शुरू होता है, दूसरा इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो z या इंटीजर का सेट है ये मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब हम इन दोनों सेट के लिए वेरीफाई करते हैं पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो देखिए उसी तरह मैंने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन लिखा, यानी कि हम इन दोनों सेट्स का यूनियन सेट मालूम करेंगे, फिर हम इनकी तरतीब चेंज करके इनके लिए यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो हमारे पास दोनों साइड के लिए जो सेट है वो सेम आना चाहिए। तो पहले जो लेफ्ट हैंड साइड इसको सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और उसके सामने मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड को पुट कर दिया। अब ये n और z की जगह आप ये जो सेट है ये आप पुट कर देंगे और इनका जब यूनियन सेट लेंगे यानी कि दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करके या इकट्ठा करके हम एक सेट पे लिखेंगे। तो देखें ये जो नेचुरल नंबर है ये सारे ये जो इंटीजर वाला सेट है इसमें आ रहे हैं। ठीक है, इसमें शामिल होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, ये +1 +2 +3 देखें सारे नेचुरल नंबर यहाँ पर शामिल है। इसका मतलब है कि ये जो पूरा इंटीजर का सेट है यही यूनियन सेट बन जाएगा। तो ये हमने यूनियन सेट लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब राइट हैंड साइड के लिए करेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड है मैंने यहाँ पर इसको पुट कर दिया। अब तरतीब चेंज हो गई, हमने z को पहले कर दिया और n या नेचुरल नंबर का सेट उसको मैंने बाद में लिख दिया। अब दोनों की जगह आप सेट पुट करेंगे और इनका यूनियन सेट लेंगे तो जाहिर है यही वाला सेट आ जाएगा, क्योंकि ये जो इंटीजर का सेट है इसमें ये सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो हमने इसका यूनियन सेट लिख दिया। अब देखें हमारे पास ये जो दो यूनियन सेट आए हैं दोनों सेम है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए और राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास एक जैसे सेट आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन थी ये हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अब हम इन दोनों सेट के लिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी होती है इंटरसेक्शन की कि अगर आप दो सेट का इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लें, फिर उनकी तरतीब चेंज कर लें और उनके लिए भी इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लें, तो आपके पास इक्वेशन की दोनों साइड के लिए एक जैसा सेट आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं। देखें पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, इसके सामने मैंने ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसको पुट कर दिया। अब n और z की जगह आप इनकी जो सेट्स हैं उनको पुट करें। अब इनमें आप इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लें, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है वो आप लिख लें। तो देखें ये जो नेचुरल नंबर है ये सारे एलिमेंट इस इंटीजर के सेट में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो सारे एलिमेंट है ये कॉमन या मुश्तरका होंगे। तो ये मैंने यहाँ पर इंटरसेक्शन सेट लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब राइट हैंड साइड के लिए करेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड है इसको मैंने यहाँ पर पुट किया। अब z पहले आ गया और n बाद में आ गया। z की जगह आप z वाला सेट पुट कर लें, n की जगह आप n वाला सेट पुट करें, दोनों का इंटरसेक्शन सेट लेंगे
तो अब भी देखें ये जो n या नेचुरल नंबर है ये सारे इस इंटीजर वाले सेट में आ रहे हैं, तो यही सारे कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये मैंने सेट लिख दिया राइट हैंड साइड के लिए। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए देखें एक जैसे सेट आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हमने वेरीफाई कर दिया। हम लिख लेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, सो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हमने वेरीफाई कर दी, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब ये मैं यहाँ पर थोड़ा तेजी से करवा रहा हूँ क्योंकि ये यूनियन या इंटरसेक्शन की प्रैक्टिस हम छोटी क्लासेस में काफी करके आए, ठीक है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज के आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए ज्यादा टाइम बचे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 3 है, इसमें हमें ये दो सेट दिए गए हैं। ये सेट ए है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इसमें है कि x साइज दैट x बिलोंग टू R, के इस सेट ए में जो एलिमेंट है वो सारे रियल नंबर से ताल्लुक रखते हैं और उनकी जो रेंज है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी कि ऐसे सारे रियल नंबर जो कि 0 या 0 से बड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे बेशुमार लाखों खरबों मतलब रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर में तकरीबन सारे नंबर आ जाते हैं, रेशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है, या डेसिमल पॉइंट वाले नंबर हो गए, ये सारे रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो एक तो ये सेट हो गया, इसमें वो रियल नंबर शामिल है जो कि 0 या 0 से बड़े वाले हैं, ठीक है। यानी कि इसमें नेगेटिव वैल्यू या माइनस साइन वाले जो नंबर है वो शामिल नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर में आते हैं। और ये मैं सेट दिया गया बी, अब ये इक्वल है रियल नंबर के, यानी कि इसमें अब सारे रियल नंबर आ गए, यानी कि जो नेगेटिव रियल नंबर है वो भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। यहां पर आप समझिए कि आधा रियल नंबर का सेट हमें दिया गया है, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर का सेट ये हमें दिया गया है, और यहां पर हमें पूरा रियल नंबर का सेट दे दिया गया है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों सेट के लिए पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई करते हैं। ये हमारा होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अगर आप दो सेट्स का यूनियन सेट मालूम कर लें, फिर आप उनकी तरतीब चेंज करके उनके लिए यूनियन सेट मालूम करें, तो आपके पास इक्वेशन की दोनों साइड के लिए एक जैसा सेट आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, उसके सामने मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब ये ए की जगह आप ये जो सेट ए है इसको पुट कर लें, इसको हम सेट बिल्ड नोटेशन फॉर्म में ही पुट करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो रियल नंबर बेशुमार है, ठीक है। इसी तरह उसके बाद मैंने यूनियन लिखा और अब ये बी की जगह मैंने इस आर को पुट कर लिया, क्योंकि बी आर या रियल नंबर का जो सेट है इसके इक्वल है। इन दोनों का जब आप यूनियन सेट लेंगे तो ये जो नंबर है ये सारे पॉजिटिव रियल नंबर है, और ये जो सेट है इसमें सारे पॉजिटिव और नेगेटिव सारे रियल नंबर शामिल है। तो इसका मतलब है कि इस सेट के सारे एलिमेंट इस दूसरे वाले सेट यानी कि आर में शामिल है। तो यहां पर ये यूनियन सेट क्या हो जाएगा, ये आर वाला सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ गया। अब राइट हैंड साइड के लिए सेट मालूम करते हैं, तो मैंने राइट हैंड साइड लिखा, उसके बाद ये जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी यहां पर मैंने पुट की। अब यहां पर इस बी की जगह ये जो आर है इसको मैंने पुट कर दिया, और ए की जगह ये हमें जो सेट दिया गया था इसको मैंने पुट किया। इन दोनों का यूनियन सेट लेंगे तो जाहिर है यहां पर भी वही केस होगा जो कि यहां पर था, यानी कि इनका भी जो यूनियन सेट आएगा वो आर या रियल नंबर वाला सेट आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिए एक जैसा सेट आ गया। तो उसका मतलब है कि ये जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन थी इसको हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, सो हमने ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई कर दिया। अब हम इसके लिए वेरीफाई कर लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों सेट्स के लिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है इंटरसेक्शन की, अगर आप दो सेट का इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लें, फिर आप उनकी तरतीब चेंज करके उनके लिए इंटरसेक्शन सेट मालूम करें, तो आपके पास इक्वेशन की दोनों साइड के लिए एक जैसा सेट आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसके सामने पुट कर दी। अब ये ए की जगह हमें ये जो सेट ए दिया गया था ये मैंने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में पुट कर दिया, और उसके बाद इंटरसेक्शन पुट करके बी की जगह मैंने जो सेट आर है इसको पुट कर दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट लेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है वो हमने लिखने हैं। तो देखें ये जो पहला वाला सेट है इसमें वो रियल नंबर शामिल है जो कि पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर इसमें शामिल है, और दूसरे वाला जो सेट है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सारे रियल नंबर शामिल है। तो इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव रियल नंबर है वो इन दोनों सेट में शामिल है। तो हम ये जो पहले वाला सेट है इसको इंटरसेक्शन सेट के तौर पे लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ गया, और राइट हैंड साइड के लिए करेंगे तो हम ये वाली जो राइट हैंड साइड है इसको मैंने यहाँ पर लिखा। अब हमने तरतीब चेंज कर ली, बी की जगह हम जो आर वाला सेट है इसको हमने पहले पुट कर लिया, और एक वाला जो सेट है हमने इसको बाद में पुट कर लिया। अब इनका भी जब इंटरसेक्शन सेट लेंगे तो सेम यही केस होगा जो कि यहाँ पर मैंने बताया कि जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर वाले सेट हैं ये सारे इस आर में शामिल हैं, यानी कि ये कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट हो जाएंगे। तो इस सेट को मैंने यहाँ पर इंटरसेक्शन सेट के तौर पे लिख दिया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए भी इंटरसेक्शन का सेट आ गया। अब देखें दोनों सेट हमारे पास एक जैसे आ गए दोनों साइड के लिए। तो इसका मतलब है कि हमने ये जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है इसको वेरीफाई कर लिया। तो ये मैंने लिख दिया एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, सो इसका मतलब है कि हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को भी वेरीफाई कर लिया। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें ये 3 सेट दिए गए, एक हमें ये यूनिवर्सल सेट दिया गया है, और एक सेट ए है और एक सेट बी है।
इनके लिए हमने डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। डिमॉर्गन्स लॉ को हमने वेरीफाई करना है सेट्स के थ्रू, और फिर वेन डायग्राम के थ्रू भी हमने इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ को हम छोटी क्लास में पढ़ के आए थे, इनसे हमारी जान नहीं छूटती। देखें, ये दो लॉज हैं जिनको हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब पहले ये जो ऊपर वाला लॉ है ये वाला वेरीफाई करते हैं। मैंने ये लॉ लिखा। ठीक है, इसको वेरीफाई इस तरह करेंगे कि हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। दोनों साइड के लिए हम सेट मालूम करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए हमारे पास एक जैसा सेट आ जाता है तो इसका मतलब है कि हम डिमॉर्गन लॉ को सेट के थ्रू वेरीफाई कर लेंगे, फिर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखें, अब यहाँ पर हम ये जो इक्वेशन है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद ये इसके सामने मैंने लेफ्ट हैंड साइड पुट कर दी। अब यहाँ पर देखें, हमें वैल्यू चाहिए ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो इसके लिए पहले हमें ए यूनियन बी वाला सेट चाहिए होगा। ठीक है, तो ये मैंने ए यूनियन बी लिख दिया। अब ए की जगह मैंने ये जो सेट ए में दिया गया था ये पुट कर दिया, बी की जगह मैंने ये जो सेट बी दिया गया था ये पुट कर दिया। इन दोनों का यूनियन सेट लेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हम एक सेट में लिख देंगे। ठीक है, अब लिखने की तरतीब इस तरह होगी कि अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट्स में आ रहा है तो उसको आपने एक बार लिखना है। कोई भी एलिमेंट आपने रिपीट नहीं करना, यानी कि दो बार नहीं लिखना। अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए तो फिर वो सेट नहीं रहता। ठीक है, तो ये हमने ए यूनियन बी के लिए सेट लिख लिया। अब हम ये जो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इसको मालूम कर सकते हैं। तो देखें, किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो तो उसके लिए कंप्लीमेंट के नीचे जो सेट आ रहा होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लेते हैं। जैसे यहां पर अब ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट के नीचे ए यूनियन बी ये वाला सेट आ रहा है, तो हम ये सेट माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है? जो कि आपको क्वेश्चन में सबसे बड़ा सेट दिया जाए वो यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, तो ये मैंने u माइनस ए यूनियन बी लिख दिया। अब u की जगह अब ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको पुट कर दे, और माइनस ए यूनियन बी की जगह हम ये वाला सेट पुट करेंगे। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हमने ये जो ए यूनियन बी वाला सेट है इसके जो एलिमेंट्स है इनको हमने इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से निकाल लेना है। ठीक है, यानी कि हमने पीछे यहाँ पर इस यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो कि इस ए यूनियन बी वाले सेट में नहीं है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये आई ऐसा एलिमेंट है जो कि यहाँ पर नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में आते हैं। तो बाकी सारे एलिमेंट हम छोड़ देंगे, सिर्फ ये आई यहाँ पर पुट कर देंगे। ये हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए सेट आ जाता है। इसको आप नंबर 1 दे दें। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू आई, ये इसको मैंने इज इक्वल टू ये वाला सेट, ठीक है, इसको मैंने नंबर 1 कर दिया। अब ये हमारे पास सेट तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड के लिए। ठीक है, अब साथ ही हम इसका जो है वेन डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। हम साथ वेन डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें, अब जब हम इस साइड के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो डायग्राम बनेगी इस तरह बनेगी। देखें, हम यूनिवर्सल सेट के लिए इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते होते हैं। ये मैंने यूनिवर्सल सेट कर दिया। ये जो रेक्टेंगल वाला एरिया है इसमें सारे कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, और बाकी जो दो सेट थे ए और बी उनके लिए मैंने 2 सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। अब ये 2 सर्कल मैंने ऐसे ड्रॉ किए कि इनमें देखें कुछ एरिया जो है वो कॉमन या मुश्तरका आ रहा है, क्योंकि इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन थे। ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐसे जो कि दोनों में आ रहे हैं, इसलिए इनमें कुछ एरिया मैंने कॉमन या मुश्तरका यहाँ पर शो कर दिया। ऐसे सेट्स को ओवरलैपिंग सेट कहा जाता है। ठीक है, तो अब हमने ये ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इसके लिए शेडिंग करनी है। हमने ये बताना है कि ये जो ए यूनियन बी के लिए हमारे पास सेट आया है इसमें ये जो एलिमेंट आ रहे हैं ये इस वेन डायग्राम में कौन से रीजन में आएंगे। ठीक है, तो देखें, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि हम यूनिवर्सल सेट के एरिया में से ए और बी का जो यूनियन सेट है वो निकाल दें। ठीक है, तो देखें, अब ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो ये यूनियन सेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस एरिया को यानी कि इन दोनों सेट के एरिया को छोड़ के बाकी सारा आप इस तरह शेडिंग कर लें। जैसे मैंने देखिए तिरछी लाइन लगाई हुई है। ठीक है, आप इस तरह शेडिंग कर लेंगे। ये जो शेडिंग हमने की है इसका मतलब ये है कि ये वो एरिया है जहां पर के ये ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि ये सिर्फ जो आई है ये यहां पर इस एरिया में आएगा। ठीक है, तो ये हमने इसके लिए वेन डायग्राम भी ड्रॉ कर ली। अब ये जो हमारे पास फिगर आई है इसको मैंने फिगर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम बन गई, और ये हमारे पास इसके लिए जो इक्वेशन आई थी इसको मैंने नंबर 1 किया हुआ है। ठीक है, अब हम ये जो राइट हैंड साइड है इसकी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम सेट मालूम करेंगे, फिर उसके लिए हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने राइट हैंड साइड लिखी। अब राइट हैंड साइड के लिए देखें, हमें ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए पहले हमें ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के सेट मालूम करना पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ए कंप्लीमेंट का सेट मालूम करूंगा। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो तो हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए कंप्लीमेंट आ रहा है, कंप्लीमेंट के नीचे कौन सा सेट आ रहा है, सेट ए आ रहा है, तो सेट ए को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। तो ये मैंने u माइनस ए लिख दिया। अब u की जगह यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया और a की जगह जो सेट a में दिया गया था वो पुट कर दिया। अब इसको माइनस करेंगे, यानी कि ये जो सेट a के एलिमेंट्स हैं ये सारे इस यूनिवर्सल सेट में से आप निकाल देंगे।
तो जब आप ये निकालेंगे तो पीछे ये एलिमेंट रह जाएंगे, ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट के लिए सेट आ जाता है। अब ये जो बी कंप्लीमेंट है इसके लिए भी इसी तरह हम सेट मालूम करेंगे। अब मैंने लिखा बी कंप्लीमेंट, अब हमने बी सेट को माइनस कर देना है यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। तो यू माइनस बी मैंने लिखा, ये मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया यू की जगह, और बी की जगह जो सेट बी था इसको पुट कर दिया। अब सेट बी के सारे एलिमेंट आप यूनिवर्सल सेट में से निकालेंगे तो आपके पास बी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ जाएगा। ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के लिए दोनों सेट आ गए, तो अब हम ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मालूम कर सकते हैं। तो देखें जब आप मालूम करेंगे, ये मैंने ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लिख दिया। अब यहाँ पर ए कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया और बी कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें ये आई जो एलिमेंट है यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, सिर्फ यही कॉमन या मुश्तरका है, तो इसको यहाँ पर हम इंटरसेक्शन सेट में लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यानी कि राइट हैंड साइड के लिए सेट आ गया, ठीक है। अब देखें ये जो सेट आया इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। अब ये सेट देख लें और हमने जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट मालूम किया था ये देख लें, दोनों एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है हमने सेट के थ्रू तो जो पहले वाला डिमॉर्गन लॉ है उसको तो वेरीफाई कर लिया, लेकिन अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी वेरीफाई करते हैं। तो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड उसके लिए ये वाली वेन डायग्राम ड्रॉ की थी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड के लिए हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखें जब राइट हैंड साइड के लिए ड्रॉ करेंगे तो ये आप पहले तो यूनिवर्सल सेट के लिए इस तरह रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, ये यूनिवर्सल सेट को शो करता होता है। उसके बाद आपके पास दो सेट हैं ए और बी, तो ये मैंने सेट ए के लिए सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये मैंने सेट बी के लिए सर्कल ड्रॉ कर लिया। जितने सेट होंगे आपने उतने सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। अब आपने ये देखना होता है कि जो आपको सेट दिए गए हैं उनमें कोई कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट तो नहीं है। अगर उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट आ रहा हो तो फिर हम ये सर्कल इस तरह ड्रॉ करते हैं कि इनका कुछ एरिया हम कॉमन या मुश्तरका रखते होते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों सर्कल मैंने इस तरह ड्रॉ किए कि इनमें ये एरिया जो है इसको मैंने कॉमन रख लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर शेडिंग करनी है। ये जो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इसका हमने यहाँ पर एरिया बताना है कि इसके एलिमेंट यानी कि ये जो आए हैं ये कौन से एरिया में आएगा, यहाँ पर ये जो सेट है, ठीक है। तो देखें अब ए कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि ये यूनिवर्सल सेट में से आप सेट ए को माइनस कर दें, ठीक हो गया। और बी कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि आप यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस कर दें। तो हमने सेट ए और सेट बी को छोड़ के बाकी सारा एरिया शेड कर दिया, क्योंकि ये दोनों जो सेट हैं इनके एलिमेंट इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। वैसे इसका तरीका ये होता है कि हम ए कंप्लीमेंट के लिए अलहदा इस तरह फिगर ड्रॉ करते हैं, बी कंप्लीमेंट के लिए अलहदा ड्रॉ करते हैं और इनको फिर जब इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास सेम ये फिगर आ जाती। लेकिन वो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने इसके लिए एक फाइनल जो फिगर है वही ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये हमारे पास फिगर 2 आ जाती है। अब देखें ये वाली जो फिगर आई है, ये जो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ किया है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के लिए, ठीक है। और जो ऊपर हमारे पास वेन डायग्राम है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए थी। दोनों वेन डायग्राम एक जैसी है, ठीक है। दोनों में शेडेड एरिया एक जैसा है, दोनों में एम्प्टी जो एरिया वो एक जैसा है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो डिमॉर्गन लॉ था पहले वाला, इसको हमने सेट के थ्रू भी वेरीफाई कर लिया। दोनों के लिए सेम सेट भी आ गया। देखें ये जो सेट है हमारा सेट यहाँ पर आया था, ये जिसको हमने नंबर 1 किया था, और ये नंबर 2 जो सेट था ये एक जैसे हैं। फिर इस तरह इनका अगर वेन डायग्राम देखें तो ये फिगर 1 वाली और फिगर 2 वाली ये दोनों भी एक जैसी हैं। तो इसका मतलब है हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि जो सेट की इक्वेशन आई थी 1 और 2, एंड फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, और ये जो वेन डायग्राम की फिगर आई थी 1 एंड 2, इट इज वेरीफाइड दैट, ये चीज वेरीफाई हो जाती है। ये फिर जो पहले वाला लॉ डिमॉर्गन का था ये मैंने लिख दिया कि हमने इस लॉ को वेरीफाई कर लिया। ये हमारा जो पहले वाला लॉ है वो वेरीफाई हो जाता है। अब हम दूसरे वाला लॉ वेरीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए देखें पहले मैंने ये जो दूसरे वाला लॉ है डिमॉर्गन का वो पहले मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसको वेरीफाई करेंगे, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और दोनों के लिए हम सेट भी मालूम करेंगे और दोनों के लिए हम वेन डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। हम देखेंगे कि दोनों के लिए एक जैसे सेट आते हैं या एक जैसे वेन डायग्राम अगर आती है तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर होंगी, तो हम इस लॉ को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक हो गया। तो अब पहले हम ये जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की थी ये मैंने यहाँ पर पुट कर ली। अब ये है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी ये वाला सेट चाहिए होगा, तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिखा। अब ए की जगह जो सेट ए हमें दिया गया था वो पुट कर दिया, बी की जगह जो सेट बी दिया गया था वो पुट कर दिया। आप दोनों का इंटरसेक्शन सेट लेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके आप एक सेट में लिखेंगे। तो ये सी और डी जो है दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो इसको मैंने यहाँ पर अलहदा सेट के तौर पे लिख दिया। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के लिए सेट आ गया। अब हम ये ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें ये मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब देखें ये हम कंप्लीमेंट सेट मालूम करने लगे हैं। कंप्लीमेंट के नीचे कौन सा सेट आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो हम इस सेट को माइनस कर लेंगे यू या यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। तो मैंने यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया।
यू की जगह आपको जो यूनिवर्सल सेट दिया गया उसको पुट कर दें और ए इंटरसेक्शन बी की जगह आप ये वाला सेट पुट कर दें। अब इसको आपने माइनस करना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आपने ये जो ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट है इसके एलिमेंट्स को निकाल दें, तो पीछे आपके पास ये एलिमेंट रह जाएंगे। ये हमारे पास इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसके लिए सेट आ गया। अब इसको मैंने नंबर 1 कर दिया, ठीक है। और अब इसके लिए हम वेन डायग्राम भी साथ ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखें वेन डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे हमारे पास इस तरह की वेन डायग्राम बनेगी। हम क्या करेंगे, पहले एक इस तरह रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को जाहिर करता होता है। उसके बाद आप सेट ए और बी के लिए दो इस तरह सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और सर्कल हम इस तरह ड्रॉ कर रहे हैं कि हमने कुछ एरिया इसमें मुश्तरिका रखा है क्योंकि इनमें ये कुछ एलिमेंट जो है वो कॉमन आ रहे थे, मुश्तरिका आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें शेडिंग करनी होती है, ठीक है। वो एरिया हमने हाईलाइट करना है जो कि ये ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट के एलिमेंट यहां पर आ रहे हैं, यानी कि ये वाले एलिमेंट, ठीक है। तो देखें अब ये ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से आप ए इंटरसेक्शन बी वाला जो सेट है वो निकाल दें। तो ये जो दो सेट है इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो ये वाला आ रहा है, ठीक है। ये जो मुश्तरिका एरिया यहाँ पर इन दोनों के कॉमन या मुश्तरिका एलिमेंट है वो आ रहे हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का ये एरिया हो गया। तो इस एरिया को हम निकालेंगे और बाकी सारा एरिया हम जो है शेड कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम आ जाती है। इसको हमने लेबल कर दिया फिगर 1 के नाम से, ठीक है। अब ये हमारे पास सेट और वेन डायग्राम आ गई हैं। अब ये हमने सेट और वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब हम ये जो लॉ है इसकी राइट हैंड साइड के लिए, इसके लिए हम सेट भी मालूम कर लेते हैं और वेन डायग्राम भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा राइट हैंड साइड, उसके सामने मैंने राइट हैंड साइड पुट कर दी। अब यहाँ पर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब हमें पहले ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की वैल्यू चाहिए होगी। तो हम ऊपर जो पहले वाला लॉ हमने वेरीफाई किया था वहां पर हमने इनकी वैल्यूज मालूम कर ली थी, ठीक है। ए कंप्लीमेंट की वैल्यू मालूम करेंगे तो आप यू में से जो सेट ए है उसको माइनस करेंगे तो आपको ये वाला सेट मिलेगा। उसके बाद बी कंप्लीमेंट के लिए वैल्यू मालूम करेंगे तो आप यू या यूनिवर्सल सेट में से जो सेट बी है उसको माइनस करेंगे तो आपको ये वाला सेट मिलेगा। ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ जाते हैं। अब हम ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट मालूम कर सकते हैं, दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो देखें ये मैंने ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट लिखा, उसके बाद ए कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया और बी कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया। दोनों का यूनियन सेट लेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके कंबाइन करके हम एक सेट में लिख देंगे। यहां पर मैं बताता होता हूं कि देखें आपने जो लिखने की तरतीब इस तरह रखनी होती है कि अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट में आ रहा है तो उस एलिमेंट को हमने एक बार लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखें ये आई यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो उसको हमने एक बार लिखना है। आपने ये नहीं करना कि आई को 2 बार लिख लेना है। अगर आप कोई भी एलिमेंट 2 बार लिखेंगे, जब कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो फिर वो सेट नहीं रहता, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए सेट आ गया, इसको मैंने नंबर 2 कर दिया, ठीक है। अब देखें ये जो राइट हैंड साइड के लिए सेट आया इसको देखें और ये जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आया था जिसको हमने नंबर 1 किया था इसको देखें, दोनों इक्वल हैं, दोनों में एक जैसे सेट है। इसका मतलब है कि जो डी मॉर्गन का सेकंड लॉ है इसको हमने सेट के थ्रू तो वेरीफाई कर लिया। अब इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये वाली वेन डायग्राम ड्रॉ की थी, अब हम राइट हैंड साइड के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगर राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास इसी तरह की आ जाती है तो इसका मतलब है कि फिर ये वेन डायग्राम के थ्रू भी हम इस लॉ को वेरीफाई कर लेंगे। तो देखें अब इसके लिए वेन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसके लिए ड्रॉ करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी। पहले ये ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के लिए अगर हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये ए कंप्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम होगी, क्योंकि कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से आप उस सेट के सारे एलिमेंट निकाल दें। तो देखें मैंने सेट ए को छोड़ के बाकी सारा एरिया शेड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि जो शेडेड एरिया या हाईलाइटेड एरिया है ये ए कंप्लीमेंट का एरिया आ रहा है, ठीक है। इसके बाद बी कंप्लीमेंट के लिए अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से आप सेट बी को निकाल दें। तो देखें सेट बी को जब हम निकालेंगे बाकी सारा एरिया आप शेड कर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों फिगर्स को जब आप इकट्ठा करेंगे, देखें यहाँ पर मैं इसको दोनों को इकट्ठा करता हूं तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के लिए वेन डायग्राम आ जाएगी। देखें अब यहाँ पर ये जो ऊपर हमारे पास दोनों फिगर थे, आप अगर देखें तो ये जो इनका जो मुश्तरिका एरिया है ये वाला यहाँ पर भी खाली है और यहाँ पर भी खाली है, ठीक है। तो जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो हम ये वाला जो एरिया है जो दोनों का मुश्तरिका एरिया है इसको खाली छोड़ देंगे, बाकी सारा हम जो है शेडेड एरिया कर देंगे या इसको हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के लिए ये वाला जो है ये वाली डायग्राम बन जाती है, ठीक है। इसको मैंने फिगर 2 का नाम दे दिया। अब देखें ये जो हमारे पास वेन डायग्राम आई है ये हमारे पास जो सेकंड लॉ था डी मॉर्गन का उसकी राइट हैंड साइड के लिए डायग्राम आ गई और लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये वाली आई थी। दोनों एक जैसी हैं, ठीक है। दोनों में शेडेड एरिया और वो एरिया जो कि शेडेड नहीं है दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने जो डी मॉर्गन का सेकंड लॉ था उसको हमने पहले सेट के थ्रू भी वेरीफाई कर लिया और
देखिए ये हमारे पास सेट आया था लेफ्ट हैंड साइड के लिए और ये हमारे पास आया था राइट हैंड साइड के लिए, जो कि दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। इसी तरह फिर ये वेन डायग्राम हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड के लिए और ये वाली वेन डायग्राम आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए, ये भी एक जैसी है। तो हम अपना आंसर लिख लेंगे यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि जो सेट हमारे पास आए थे जिनको हमने नंबर 1 और नंबर 2 किया था वहां से, एंड फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, और जो वेन डायग्राम हमारे पास आई थी 1 और 2, इन दोनों से हमने इस चीज को वेरीफाई कर लिया। इट इज वेरीफाइड दैट, उसके बाद जो सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड को चूंकि इक्वल वेरीफाई कर दिया तो हम कह सकते हैं हमने इस लॉ को भी वेरीफाई कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें ये दो सेट दिए गए, एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर है, और एक ये सेट ए दिया गया है, इसमें 1 से लेकर 19 तक सारे जो ऑड नंबर या ताक नंबर है वो दिए गए हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग। ये नीचे हमें 3 इक्वेशन दी गई हैं, इन तीनों को हमने वेरीफाई करना है। पार्ट 1 है, इसमें मैं ये इक्वेशन दी गई है तो मैंने इस इक्वेशन को लिखा। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो सेट है अगर वो इस यू या यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाता है तो उसका मतलब है ये इक्वेशन हमारी वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप ये पहले लिखें लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद ये जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी मैंने इसके सामने पुट कर ली। अब देखिए यहाँ पर ए यूनियन ए कंप्लीमेंट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमें पहले ए कंप्लीमेंट की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम ए कंप्लीमेंट की वैल्यू मालूम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ए कंप्लीमेंट लिखा। अब देखिए ये सेट ए के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन आ रहा है तो हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैंने यूनिवर्सल सेट माइनस ए लिख दिया। उसके बाद यूनिवर्सल सेट की जगह आप यूनिवर्सल सेट को पुट कर दें और इस ए की जगह आपको ये जो सेट दिया गया है इसको आप पुट कर दें। तो अब आप जब इसको माइनस करेंगे यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ये जो सेट ए के सारे एलिमेंट है इनको आप निकाल देंगे, पीछे आपके पास ये एलिमेंट रह जाएंगे। देखेंगे ये आपके पास सारे ऑड नंबर है, ठीक है। तो ये ऑड नंबर जब आप निकालेंगे 1 से 20 तक तो आपके पीछे जितने भी इवन नंबर है 2 से लेकर 20 तक वो रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट का सेट आ जाता है। अब आप ए यूनियन ए कंप्लीमेंट मालूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मालूम करूंगा, मैंने लिख दिया ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। उसके बाद ए की जगह ये जो सेट ए में दिया गया था इसको पुट कर दिया और यू लिख के मैंने जो हमने ए कंप्लीमेंट वाला सेट मालूम किया था ये मैंने पुट कर दिया। अब इन दोनों को आप यूनियन कर दें, यानी कि इन दोनों के एलिमेंट्स को आप कंबाइन कर लें या इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे। तो ये जो सेट ए है इसमें सारे ऑड नंबर आ रहे हैं और ये जो ए कंप्लीमेंट का सेट है इसमें सारे इवन नंबर आ रहे हैं 20 तक। तो इनको जब आप इकट्ठा करेंगे तो आपके पास 1 से लेकर 20 तक सारे इवन और ऑड नंबर यानी कि सारे नंबर आ जाएंगे। और ये सेट किसके इक्वल है, ये देखिए आपको जो यूनिवर्सल या यू वाला सेट दिया गया इसके इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड के सेट आया ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो हम अपना आंसर लिखेंगे कि चूंकि ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं सो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इक्वल है यू या यूनिवर्सल सेट के। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। इसको हमने वेरीफाई करना है तो हम इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास जो सेट है वो इस सेट ए के इक्वल आ जाता है तो उसका मतलब है ये इक्वेशन हमारी वेरीफाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के सामने मैंने जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इसको पुट कर दिया। अब आप ए और यू की जगह इनके जो सेट आपको दिए गए थे वो पुट करेंगे और इनका इंटरसेक्शन जब लेंगे यानी कि इनमें जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके जब आप एक सेट में लिखेंगे तो आपके पास ये वाले सेट आएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखें ये जो सेट ए है इसमें 1 से लेकर 19 तक सारे ऑड नंबर है और ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें 1 से लेकर 20 तक सारे इवन और ऑड सारे नंबर शामिल है। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन सेट लेंगे तो उसका मतलब है कि जो सेट ए है इसके एलिमेंट सारे चूंकि इस यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं तो ये पूरा सेट जो है इंटरसेक्शन सेट, तो ये पूरा सेट जो है इसके सारे एलिमेंट इंटरसेक्शन सेट के तौर पे आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेट आ गया है लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब ये सेट देखें किसके इक्वल है, ये सेट अगर आप ये ऊपर सेट ए देखें तो इसके इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आया ये इक्वल है राइट हैंड साइड के लिए, इसके इक्वल हो गया। तो आप अपना आंसर लिख लेंगे सो ए इंटरसेक्शन यू इक्वल है सेट ए के, ठीक है। उसके बाद आ जाए पार्ट 3 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है इसको हमने वेरीफाई करना है। तो इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास जो सेट आए वो एम्प्टी सेट अगर आएगा तो उसका मतलब है कि ये इक्वेशन हम वेरीफाई कर लेंगे क्योंकि इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे हमें एम्प्टी सेट दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद इसके सामने मैंने लेफ्ट हैंड साइड पुट कर दी। अब यहाँ पर देखें ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। अब हमें पहले ये जो ए कंप्लीमेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पर ए कंप्लीमेंट लिखा। अब यहाँ पर ए के ऊपर कंप्लीमेंट का साइन आ रहा है तो उसका मतलब है अब आप यूनिवर्सल सेट में से इस सेट ए को माइनस कर दें, ठीक है। तो ये मैंने u माइनस ए लिख दिया। अब u और a की जगह आप इनके जो सेट है उनको पुट करें और इसको जब माइनस करेंगे यानी कि जो सेट a के एलिमेंट्स है इनको जब आप u वाला जो सेट है यूनिवर्सल वाला सेट है इसमें से निकालेंगे तो आपको ये वाला सेट मिलेगा। अब यहाँ पर देखें ये सारे ऑड नंबर थे सेट ए में, तो इनको जब आप निकालेंगे इस यूनिवर्सल सेट में से तो यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक जो सारे नंबर है उनमें से ऑड नंबर निकल जाएंगे तो पीछे आपके पास इवन नंबर रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने ए कंप्लीमेंट का सेट मालूम कर लिया। अब हम ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम कर सकते हैं। ये मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, उसके बाद ए की जगह हमें जो सेट ए दिया गया था इसको पुट कर लिया और इंटरसेक्शन, उसके बाद ए कंप्लीमेंट की जगह ये वाला मैंने सेट पुट कर दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है वो हम इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे।
तो यहाँ पर देखें जो पहले वाला सेट ए है इसमें सिर्फ ऑड नंबर है, और ये जो ए कॉम्प्लीमेंट का सेट आया इसमें सिर्फ इवन नंबर है, यानी कि इनमें कोई भी मुश्तरका या कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इनका जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है, आप ये 5 का साइन डाल सकते हैं या 2 एम्प्टी ब्रैकेट डाल सकते हैं एम्प्टी सेट को शो करने के लिए। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास जो सेट आया ये किसके इक्वल है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो हम अपना आंसर लिख लेंगे कि सो हमने ये जो इक्वेशन है इसको वेरीफाई कर लिया, क्योंकि हमारे पास जो सेट आया लेफ्ट हैंड साइड के लिए वो इक्वल है राइट हैंड साइड के लिए। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये जो क्वेश्चन है या इससे आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज का पता होना चाहिए, ये है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी किसको कहते हैं, किसी भी सेट पे जो एलिमेंट की तादाद होती है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हों वो उस सेट की कार्डिनैलिटी कहलाती है। जैसे अब ये सेट ए है फॉर एग्जांपल, अब इसमें इसके जो एलिमेंट है कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हम कहेंगे कि ये जो सेट ए है इसकी कार्डिनैलिटी 5 है। और इस तरह ये सेट बी है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो हम कहेंगे सेट बी की कार्डिनैलिटी कितनी है, 3 है। ठीक है, अब इनको लिखेंगे किस तरह, अब ये सेट ए है इसके लिए अगर मैं कार्डिनैलिटी लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा n, और उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर ये जो सेट ए है इसको लिख के इक्वल टू, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो मैं यहां पर लिख दूंगा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे किस तरह, हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, या हम इसको पढ़ेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5, कि ये जो सेट ए है इसकी कार्डिनैलिटी 5 के इक्वल है, यानी कि इसमें टोटल 5 एलिमेंट है। इसी तरह इस बी के लिए अगर हम कार्डिनैलिटी लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे n ऑफ बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, या आप इसको पढ़ेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हमने कार्डिनैलिटी को देख लिया। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें ज्यादातर जो वैल्यू दी गई है ये सेट में जो एलिमेंट्स हैं यानी कि उनकी कार्डिनैलिटीज की वैल्यू दी गई है, तो इस बेसिस पे हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, के 55 स्टूडेंट की क्लास में 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 ऐसे बच्चे हैं जो कि क्रिकेट पसंद करते हैं, एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और 30 ऐसे बच्चे हैं जो कि हॉकी पसंद करते हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम, और इन 34 और 30 बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको के दोनों गेम्स पसंद है। ठीक है, तो हमने क्या मालूम करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम, हमने उन बच्चों की तादाद मालूम करनी है जो कि दोनों गेम्स पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब देखें इस क्वेश्चन में हमें 2 सेट बताए गए, एक वो बच्चे जो कि क्रिकेट पसंद करते हैं, एक ये सेट हो जाएगा, और एक वो बच्चे जो कि हॉकी पसंद करते हैं, ये सेट हो जाएगा। इन दोनों सेट्स की हमें कार्डिनैलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, तो पहले हम ये जो 2 सेट हैं इनको हम नाम दे देते हैं। हम फर्ज करते हैं, मैंने लिख दिया लेट, हम फर्ज करते हैं कि जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनको हमने सेट ए के को रख दिया, और जो बच्चे हॉकी खेलते हैं उनको मैंने सेट बी के को रख दिया। ठीक है, अब हम इनकी जो वैल्यू दी गई है यानी कि जो कार्डिनैलिटीज की वैल्यू दी गई है ये हम यहां पर लिख लेते हैं। तो देखें पहले हम लिखेंगे n ऑफ a, या ये जो सेट a है इसमें टोटल एलिमेंट या बच्चों की तादाद कितनी है, 34 है, तो इसकी कार्डिनैलिटी मैंने लिख दी है 34। कार्डिनैलिटी ऑफ a इज इक्वल टू 34 लिख दिया। उसके बाद ये जो सेट b है जो कि हॉकी पसंद करते हैं जो बच्चे हैं वो 30 है, तो मैंने कार्डिनैलिटी ऑफ b इज इक्वल टू 30 लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद जो टोटल स्टूडेंट है क्लास के, यानी कि ये जो दोनों सेट है इनका जो यूनियन सेट होगा वो क्या है, वो उसमें टोटल 55 स्टूडेंट है, 55 स्टूडेंट है, तो मैंने कार्डिनैलिटी ऑफ a यूनियन b, यानी कि दोनों सेट का अगर हम यूनियन लेंगे उनकी जो कार्डिनैलिटी आएगी या उनमें जो टोटल एलिमेंट आएंगे वो 55 है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और हमने मालूम क्या करना है, ऐसे बच्चे जो कि दोनों गेम पसंद करते हैं, यानी कि इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन सेट हमने मालूम करना है। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख दिया कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें जब आपके पास इस तरह कार्डिनैलिटीज में वैल्यूज आ रही हो तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। मैं आपको फार्मूला दिखाता हूं, ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है। ये देखें ये पेज 49 पे अगर आप बुक देखेंगे तो आपको ये वाला फार्मूला मिलेगा। इस फार्मूला को प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 सेट हैं तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और आगे फिर क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कि 3 सेट्स होंगे तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये जब क्वेश्चन आएंगे वहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम ये वाला फार्मूला यूज करते हुए जो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक है, और जिस तरह आपको मैंने बताया कि जो 2 फार्मूलाज हैं इनको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन बी कहते हैं। ठीक है, और जिस तरह आपको मैंने बताया कि इन दोनों फार्मूलाज को प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन भी कहते हैं। 2 सेट्स के लिए हो तो फिर वो 2 सेट्स का कहलाएगा, और अगर 3 सेट के लिए हो तो फिर उसको वो 3 सेट्स का कहलाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला फार्मूला यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखें यहां पर मैं फार्मूला लिखूंगा, ये मैंने 2 सेट का जो फार्मूला है वो लिख दिया। अब हमारे पास ये जितनी वैल्यूज यहाँ पर कार्डिनैलिटीज की दी हुई हैं हम इनकी जगह पुट कर लेंगे। हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, 55 है, यहाँ पर मैंने 55 पुट कर दिया। कार्डिनैलिटी ऑफ ए की वैल्यू 34 है, यहाँ पर मैंने 34 पुट कर दिया। कार्डिनैलिटी ऑफ बी की वैल्यू 30 है, इसको मैंने पुट कर दिया, और माइनस ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखेंगे 34 और 30 को आपस में जब ऐड करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, और साथ में ये कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैंने लिख दिया।
अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी, तो उसमें ये वाली जो वैल्यू है इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगी, और 55 को आप इक्वेशन की इस तरफ ले आए तो ये प्लस से माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब 64 में से 55 को माइनस करें तो आपको 9 आंसर मिलेगा। यानी कि वो बच्चे जो कि दोनों गेम पसंद करते हैं, देखिए हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई है। जो दो सेट्स हैं ए और बी, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे और हॉकी खेलने वाले बच्चे, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन सेट, यानी कि वो बच्चे जो कि दोनों गेम पसंद करते हैं, वो टोटल कितने हैं? 9 है। ठीक है, तो हम अपना आंसर यहां पर लिख लेंगे कि सो 9 स्टूडेंट्स लाइक बोथ गेम। जो दोनों गेम्स हैं वो कितने बच्चे पसंद करते हैं? 9 बच्चे पसंद करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जिस तरह कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। यहाँ पर सिर्फ फर्क ये है कि इसमें अब हमें 3 सेट दे दिए गए हैं। तो अब हम जो 3 सेट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का, जो कि आपको मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन में डिटेल क्या है। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉइज, के एक ग्रुप है, कोई कंपनी है जिसमें टोटल 500 एम्प्लॉइज है या मुलाजमीन है। 250 कैन स्पीक उर्दू, उनमें से 250 उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी, और 50 ऐसे एम्प्लॉय या मुलाजिम है जो कि पंजाबी बोल सकते हैं। उसके बाद 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, और 40 ऐसे हैं जो कि दोनों जुबानें उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, और 30 ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो कि इंग्लिश और पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और 10 ऐसे हैं जो कि उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानें बोल सकते हैं। हमने क्या मालूम करना है? हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। हमने ये मालूम करना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनको कि तीनों जुबानें आती हों। ठीक है, तो अब देखें यहां पर हमें 3 सेट बताए गए हैं। एक वो एम्प्लॉइज हैं जो कि उर्दू बोल सकते हैं, एक वो है जो कि इंग्लिश बोल सकते हैं, और एक वो एम्प्लॉइज हैं जो कि पंजाबी बोल सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि इन तीनों सेट्स को नाम दे देते हैं। जो एम्प्लॉय या मुलाजिम जो है वो उर्दू बोल सकते हैं, उनका सेट हम यूके को रख लेते हैं। मैंने लिख दिया यू इज इक्वल टू सेट ऑफ एम्प्लॉइज हु कैन स्पीक उर्दू। इसी तरह इंग्लिश बोलने वाले एम्प्लॉइज का सेट मैंने ईके को रख दिया, और पंजाबी बोलने वाले एम्प्लॉइज का सेट मैंने पीके को रख दिया। ठीक है, ये हमने उन तीनों सेट्स को नाम दे दिए। अब ये जो हमने 3 सेट लिखे हैं, इनकी हमें जो कार्डिनलिटीज की वैल्यू दी गई है, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहले ये जो उर्दू बोलने वाले एम्प्लॉइज है, इनके सेट का कार्डिनलिटी लिखेंगे तो देखें 250 ऐसे एम्प्लॉय जो कि उर्दू बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कार्डिनलिटी ऑफ यू इज इक्वल टू 250। उसके बाद इंग्लिश के कितने हैं? 150 है, तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कार्डिनलिटी ऑफ इंग्लिश इज इक्वल टू 150। और पंजाबी के कितने हैं? 50 है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ पी इज इक्वल टू 50। ठीक है, उसके बाद 40 ऐसे एम्प्लॉय है जो कि उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। अब यहाँ पर एंड का वर्ड यूज हुआ है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। ठीक है, तो जब एंड का लफ्ज आएगा तो फिर हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे, जिस तरह की यहाँ पर मैंने लिखा है कार्डिनलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन ई। जब एंड का लफ्ज आएगा तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे, और अगर आर का वर्ड आएगा तो फिर हम यूनियन का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें ये उर्दू और इंग्लिश के दरमियान भी एंड का वर्ड आ रहा है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर ये इंग्लिश और पंजाबी के दरमियान भी एंड का वर्ड है, और उर्दू और पंजाबी के दरमियान भी एंड का वर्ड है। तो हम इन तीनों के लिए इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मैंने इंग्लिश और पंजाबी बोलने वालों के लिए कार्डिनलिटी लिख दी, ये 30 थे, और उर्दू और पंजाबी बोलने वालों की तादाद 10 थी, तो उनकी कार्डिनलिटी मैंने 10 लिख दी। ठीक है, और जो टोटल एम्प्लॉय हैं, यानी कि इन तीनों सेट का जो यूनियन सेट है, उसकी जो कार्डिनलिटी है वो 500। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें 500 एम्प्लॉइज का बताया गया था, और हमने मालूम ये करना है कि वो एम्प्लॉय जो कि ये तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, यानी कि इन तीनों सेट का जो इंटरसेक्शन सेट है वो हमने मालूम करना है, उसकी हमने कार्डिनलिटी लिखनी है। ठीक हो गया, तो अब देखिए हमारे पास चूंकि यहाँ पर 3 सेट है, तो अब जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला है 3 सेट वाला, वो हमने यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, ये आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। देखें ये मैंने फॉर्मूला पुट किया 3 सेट्स के लिए। अब इसमें आप ये जो वैल्यूज आपको यहाँ पर दी गई है, ये सारी आप पुट करेंगे। इनको पुट करने के बाद देखें जो राइट हैंड साइड पे ये जो आपके पास वैल्यूज आ रही है, इनको आप आपस में प्लस माइनस करेंगे तो आपको 370 मिलेगा। ठीक है, अब 370 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आगे 500 के साथ माइनस हो जाएगा। 500 में से 370 को माइनस करेंगे तो 130 रह जाएगा। ये हमारे पास उन एम्प्लॉय की तादाद आ गई है जो कि तीनों लैंग्वेजेस यानी कि उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिख लेंगे। मैंने लिख दिया 130 एम्प्लॉइज कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, के 130 ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो कि तीनों लैंग्वेजेस बोलना जानते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आके आपको जाके बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब क्वेश्चन है इन अ स्पोर्ट इवेंट्स के, कुछ स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो रहे थे, उसमें 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट, 19 ऐसे लोग थे जिन्होंने के ब्लू शर्ट पहनी हुई थी। 15 वेयर ग्रीन शर्ट, 15 ऐसे लोग थे जिन्होंने के ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई थी। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने के ब्लू और ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई थी। ठीक है, 4 वेयर अ कैप एंड अ ब्लू शर्ट, 4 ऐसे थे जिन्होंने के सर पे कैप रखी हुई थी और साथ में ब्लू शर्ट पहनी हुई थी। एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, और 2 ऐसे थे जिन्होंने के सर पे कैप रखी हुई थी और साथ में ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई थी।
द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 25। जो टोटल लोग थे जिन्होंने कि या तो ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी या ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई थी या सर पे टोपी रखी हुई थी, वो कितने थे? वो 25 थे। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है? हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स। हमने ये मालूम करना है कि कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने के सर पे कैप्स रखी हुई थी या सर पे टोपियां रखी हुई थी। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें 3 सेट बताए गए हैं। एक वो लोग जिन्होंने के ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, एक वो लोग जिन्होंने के ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई थी और एक वो लोग जिन्होंने के सर पे कैप्स रखी हुई थी। तो ये जो 3 सेट्स हैं इनको हम नाम दे देते हैं। मैंने जिन लोगों ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी उनका जो सेट है उसको बीके को लग दिया, और वो लोग जिन्होंने के ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई थी उनका सेट मैंने जीके को लग दिया, और वो लोग जिन्होंने के कैप सर पे रखी हुई थी उनका जो सेट है उसको मैंने सीके को लग दिया। अब इसकी कार्डिनलिटीज की वैल्यूज देख लेते हैं। तो देखें 19 पीपल हैं जिन्होंने के ब्लू शर्ट पहनी हुई है, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी मैंने 19 लिख दिया। 15 लोग हैं जिन्होंने के ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो कार्डिनलिटी ऑफ जी मैंने 15 लिख दिया, और कार्डिनलिटी ऑफ सी हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो एन ऑफ सी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। लिखेंगे तो हम लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी। जब एंड क्लास यूज होगा तो फिर हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, ये कितने हैं? 3 है, यहाँ पर मैंने 3 पुट कर दिया। फिर आप देखें नेक्स्ट इसमें है कि 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने के कैप एंड ब्लू शर्ट ये दोनों पहनी हुई थी, तो अब यहाँ पर भी एंड का वर्ड है, तो इसकी जब कार्डिनलिटी हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सी एंड बी इक्वल टू 4। ठीक है, इसी तरह उसके बाद 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने के कैप और ग्रीन शर्ट पहनी हुई थी, तो इसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी, मैंने लिख दिया कार्डिनलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन जी। अब यहाँ पर भी चूंकि एंड का वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ पर भी मैंने इंटरसेक्शन का सिंबल यूज कर दिया। ये कितने थे? टोटल 2 लोग हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद 25 वो लोग थे जिन्होंने कि या तो ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी या ग्रीन कलर की या कैप पहनी हुई है। अब यहाँ पर और कलर यूज हुआ था, तो यहाँ पर देखिए मैंने यूनियन का सिंबल यूज कर दिया। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 25। अब हमें देखें कार्डिनलिटी ऑफ सी ये वाली वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि वो लोग जिन्होंने के सर पे कैप्स रखी हुई है, लेकिन हमें ये वाली वैल्यू नहीं दी गई है। जब हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला फॉर्मूला पुट करेंगे जो कि हम पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं, यानी कि ये वाला फॉर्मूला। अब देखें इस फॉर्मूला में हमें जो वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल थी वो अगर आप सारी यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, ये मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब इक्वेशन किस तरह की जितनी वैल्यूज है इनको अगर आपस में प्लस माइनस करेंगे तो आपको 25 मिलेगा, और साथ में मैंने ये जो 2 वैल्यूज हैं ये मैंने यहाँ पर लिख दी। अब 25 को इक्वेशन के दूसरे में लेके आएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 25 ये 0 हो जाएगा, और साथ में देखिए इक्वेशन किस तरफ हमारे पास अब ये 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो ये वाली वैल्यू मिसिंग है। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास होगी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैंने लिख दिया सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल एज द वैल्यू ऑफ दिस इज मिसिंग। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास चूंकि मिसिंग है इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये चूंकि फर्स्ट एडिशन है इस बुक की, तो इसमें जाहिर है कुछ मिस्टेक्स आएंगी, इंशाल्लाह कमिंग ईयर में फिर ये मिस्टेक्स आसान दूर होते जाएंगी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है इन अ ट्रेनिंग सेशन के एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप। 17 पार्टिसिपेंट ऐसे थे या 17 वो लोग जो कि उस ट्रेनिंग सेशन में शिरकत कर रहे थे उनके पास लैपटॉप थे। 11 हैव टैबलेट, 11 ऐसे थे जिनके पास टैबलेट थे। 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट, 9 ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप भी थे और टैबलेट भी थे। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स, और 6 ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप और बुक्स या किताबें थी। एंड 4 हैव बोथ टैबलेट एंड बुक्स, और 4 ऐसे थे जिनके पास टैबलेट और बुक्स थी। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम, और 8 ऐसे लोग थे जिनके पास तीनों चीजें थी, लैपटॉप भी, टैबलेट भी और बुक्स भी। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप, टैबलेट और बुक इज 35। तो जो टोटल पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने के उस सेशन में हिस्सा लिया और जिनके पास या तो लैपटॉप था या टैबलेट या बुक, उनकी टोटल तादाद कितनी थी? 35 थी। हमने क्या मालूम करना है? हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, कितने ऐसे पार्टिसिपेंट थे जिनके पास बुक्स थी। ठीक है, हमने ये चीज मालूम करनी है। तो देखें यहाँ पर 3 सेट हमें बता दिए गए इस क्वेश्चन में। एक वो लोग जिनके पास लैपटॉप है, एक वो लोग जिनके पास टैबलेट, और एक वो लोग जिनके पास बुक्स थी। ठीक है, तो जिन लोगों के पास लैपटॉप था उनका सेट मैं एल से शो कर रहा हूँ, और जिन लोगों के पास टैबलेट थे उनका सेट मैं टी से शो कर रहा हूँ, और जिन लोगों के पास बुक्स थी उनका सेट जो है मैं बी से शो कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने तीनों सेट्स को नाम दे दिए। अब इन सेट की जो कार्डिनलिटी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, यानी कि इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हम लिख लेते हैं। तो मैंने कार्डिनलिटी ऑफ एल ये कितने हैं? 17 हैं लैपटॉप वाले लोग, तो यहाँ पर मैंने 17 लिख दिया। इस तरह एन ऑफ टी, कार्डिनलिटी ऑफ टी हमारे पास 11 है। ठीक है, 11 लोग टैबलेट यूज कर रहे थे, तो ये मैंने 11 पुट कर दिया। और कार्डिनलिटी ऑफ बी हमने मालूम करनी है, यानी कि वो लोग जो कि बुक्स, जिनके पास बुक्स थी वो हमने मालूम करनी है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। और उसके बाद देखें 9 ऐसे थे जिनके पास लैपटॉप एंड टैबलेट दोनों थे। अब यहाँ पर एंड का वर्ड यूज हुआ है तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे। कार्डिनलिटी ऑफ लैपटॉप एल एंड टी इज इक्वल टू 9 मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर 6 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप एंड बुक्स है, यहाँ पर भी एंड का वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी आप देखें इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे। कार्डिनलिटी ऑफ एल एंड बी इज इक्वल टू 6 हो गया। और इसी तरह कार्डिनलिटी ऑफ टैबलेट एंड बुक, यानी कि वो लोग जिनके पास टैबलेट और बुक्स थी वो टोटल 4 थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया।
और देखें वो लोग जिनके पास तीनों चीजें थी, ऑल थ्री आइटम, वो कितने थे? 8 थे। तो यहां पर देखें मैंने ये लिख दिया है कार्डिनलिटी ऑफ L इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 8, ठीक है। और जो टोटल लोग थे जिनके पास या तो लैपटॉप है या टैबलेट है या बुक है, अब यहाँ पर चूंकि आर का वर्ड यूज हुआ था, मैं आपको दिखा लेता हूँ, देखें यहाँ पर आर है, आ रहा है, ठीक है। तो अब इनकी टोटल तादाद कितनी है? 35 है। तो अब यहाँ पर हम यूनियन का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ L यूनियन T यूनियन B इज इक्वल टू 35, ठीक है। ये हमने जो कार्डिनलिटीज की वैल्यूज थी ये हमने लिख दी है। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का फॉर्मूला भी कहलाता है। ये आपकी बुक के पेज 49 पे दिया गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हमने यहाँ पर पुट किया। अब इसमें ये जो वैल्यूज आपको दी गई है ये आप जब सारी पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसमें जितने ये वैल्यूज आ रही है इनको आपस में जब प्लस माइनस करेंगे तो ये आपको 17 मिलेगा, ठीक है। और साथ में ये कार्डिनलिटी ऑफ बी ये हमने चूंकि मालूम करनी है, ये मैंने लिख दी, ठीक है। अब 17 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 35 में से ये माइनस हो जाएगा, 35 में से 17 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ बी, यानी कि वो लोग जिनके पास बुक्स थी उनकी टोटल तादाद कितनी थी? 18। तो मैंने लिख दिया 18 पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, 18 पार्टिसिपेंट ऐसे थे जिनके पास बुक्स थी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 है अ शॉपिंग मॉल हैज 150 एम्प्लॉइज लेबल 1 to 150। ये एक शॉपिंग मॉल में 150 टोटल एम्प्लॉइज या मुलाजमीन है। उन मुलाजमीन की लेबलिंग कर दी गई है 1 से 150 तक, यानी कि उनको ये नंबर अलॉट कर दिए गए जिस तरह आपकी क्लास में रोल नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, अब ये जो टोटल 150 एम्प्लॉइज है ये यूनिवर्सल सेट या यू को शो करता है। द एम्प्लॉइज फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, अब ये जो 150 एम्प्लॉइज हैं या ये जो 150 मुलाजिम हैं उनकी ये कुछ हमें कैटेगरीज बताई गई है, ठीक है। उसमें सेट ए है। अब इस सेट में 40 एम्प्लॉइज विद सैलरी रेंज 30K to 45K लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89 के, ये जो कैटेगरी है इसको सेट ए का नाम दिया गया है। इसमें 40 एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी 30 से 45 हजार के दरमियान है, ठीक है। और इनकी जो लेबलिंग है या इनको जो नंबरिंग दी गई है वो 50 से 89 तक, ठीक है। उसके बाद सेट बी है, इसमें 50 एम्प्लॉइज है विद सैलरी रेंज ऑफ 50K to 80K, यानी कि इसमें जो एम्प्लॉइज है उनकी जो सैलरी रेंज है वो 50,000 से 80,000 के दरमियान है। लेबल्ड फ्रॉम 101 to 150, और इनकी जो लेबलिंग है जो नंबरिंग है वो 101 से स्टार्ट होकर 150 तक है, ठीक है। उसके बाद सेट सी है 60 एम्प्लॉइज विद अ सैलरी रेंज ऑफ 100K to 150K। ये 60 ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरी की जो रेंज है वो 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान है। और उनकी जो लेबलिंग है लेबल फ्रॉम 1 to 49 एंड 90 to 100, इनकी जो लेबलिंग है जो या जो नंबर्स उनको अलॉट किए गए हैं वो 1 से 49 और 90 से 100 के दरमियान, ठीक है। तो हमें ये दो चीजें यहाँ पर मालूम करनी है। एक हमें ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट ये एक सेट मालूम करके इसका फिर इंटरसेक्शनल सेट मालूम करना है सेट सी के साथ, ठीक है। और एक हमें ये वाला सेट मालूम करना है पहले और फिर उसकी कार्डिनलिटी हमने लिखनी है, यानी कि इस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो हमने उनकी तादाद बतानी है, ठीक है। तो देखें पहले ये जो सेट हमें दिए गए इनको हम लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमने जो सेट लिखने हैं उनको हमने जो लेबल उनके हुए में या जो नंबरिंग हुई है एम्प्लॉइज के उस हिसाब से लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि वो यूनिक है या वो जो है डिस्टिंक्ट है वो रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें जो यूनिवर्सल सेट है इसमें टोटल कितने एम्प्लॉइज हैं? 150 है। तो मैंने यूनिवर्सल सेट लिख दिया। इसमें जो नंबरिंग या लेबलिंग है टोटल एम्प्लॉइज की 1 से लेकर 150 तक ये मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेट ए में 40 एम्प्लॉइज हैं, 40 एम्प्लॉइज हैं और इनकी जो लेबलिंग है वो 50 से 89 तक है। तो देखिए मैंने 50, 51, 52 इस तरह 89 तक मैंने कर दिया। और सेट बी में 50 एम्प्लॉइज है, इनकी लेबलिंग 101 से स्टार्ट होती है 150 तक। तो देखिए मैंने 101, 102, 103 इस तरह डैश करके 150 तक कर दिया। और सेट सी की जो लेबलिंग है वो 1 से 49 तक है। देखिए ये 1, 2, 3, 49 तक कर दिया। उसके बाद 90 से 100 तक है। तो 90, 91 और 100 तक मैंने इसको कर दिया, ठीक है। ये हमने सारे सेट लिख दिया। अब ये जो पहले वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, हमने ये सेट मालूम करना है। उसके बाद इस सेट का हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है सेट सी के साथ। तो उसके लिए देखें पहले ये मैंने पार्ट ए लिखा। अब हमें क्योंकि यहाँ पर ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट ये दो सेट पहले चाहिए तो हम पहले इनको मालूम कर लेते हैं। तो कंप्लीमेंट सेट किस तरह मालूम करते होते हैं? देखें अगर मैं ए कंप्लीमेंट मालूम करना चाहूं तो हम यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जिस सेट के ऊपर ये कंप्लीमेंट का साइन आ रहा होता है उस सेट को आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। तो आपके पास उस सेट का कंप्लीमेंट सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने u माइनस ए लिखा, u की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया और a की जगह जो हमें ये वाला सेट a दिया गया था इसको मैंने पुट कर दिया। अब इसको माइनस करें, यानी कि सेट a के सारे एलिमेंट आप यूनिवर्सल सेट इस वाले सेट में से निकालेंगे तो पीछे आपके पास ये एलिमेंट रह जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखें जो यूनिवर्सल सेट है ये 1 से लेके 150 तक सारे नंबर इसमें शामिल है और ये जो है 50 से लेके 89 तक है। तो यहाँ पर देखें मैंने 1 से 49 लिख दिया, फिर 50 से 89 नंबर सारे मैंने निकाल दिए, फिर 90, 91 और 150 तक मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट का सेट आ गया। अब बी कंप्लीमेंट का सेट किस तरह मालूम करेंगे? मैंने लिख दिया बी कंप्लीमेंट।
अब यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को आप माइनस कर दें तो ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस ये वाला बी सेट मैंने यहाँ पर लिखा। इसको जब माइनस करेंगे तो आपको ये वाला सेट मिलेगा। देखें जो सेट बी है ये 101 से लेकर 150 तक है, तो ये सारी नंबरिंग हम निकाल देंगे। 150 जो यहाँ पर नंबरिंग आ रही है उसमें से, तो हमारे पास 1 से लेकर 100 तक नंबर रह जाएंगे। तो ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट का सेट भी आ गया। तो अब हम ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट लिख सकते हैं, यानी कि ये हमने दो सेट यहाँ पर मालूम किए हैं, इन दोनों का हम यूनियन सेट लिख लेते हैं। तो ये मैंने ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट लिखा, उसके बाद ए कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया और बी कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया जो अभी हमने दोनों मालूम किए थे। इन दोनों का यूनियन सेट लेंगे, यानी कि इन दोनों के एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे। तो अब देखें ये जब इनको आप इकट्ठा करेंगे, यहाँ पर ये जो पहले वाला सेट है इसमें 1 से लेके 49 तक नंबरिंग आ रही है, फिर 90 से लेके 150 तक आ रही है, और यहाँ पर 1 से लेके 100 तक आ रही है। तो जब आप दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करेंगे तो ये 1 से लेके 150 तक सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम हमारे पास ये ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट यानी कि ये वाला पार्ट आ गया। तो अब हम इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं सेट सी के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखें ये मैंने लिखा। अब यहाँ पर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट की जगह तो आप ये वाला सेट यहाँ पर पुट कर दे और इंटरसेक्शन डाल के इस सी की जगह आप सेट सी जो आपने ऊपर लिखा हुआ है उसको पुट कर दे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट लेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखें ये जो सेट सी है इसके सारे एलिमेंट इस पहले वाले सेट में आ रहे हैं, तो हम ये जो सेट सी है इसी को यहाँ पर इंटरसेक्शन सेट के तौर पर लिख लेंगे। ये हमारे पास सेट आ जाता है जो हमारा पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का, उसके लिए। ठीक है, अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखें ये मैंने दूसरा पार्ट यहाँ पर लिखा। इसमें अब हमने ये पहले एक सेट मालूम करना है, फिर इसकी हमने कार्डिनैलिटी लिखनी है। ठीक है, यानी कि उस सेट में जो एलिमेंट की तादाद होगी वो हमने लिखनी है। ठीक है, तो अब पहले हम ये सेट मालूम कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले देखें हमें ये बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट ये वाला पार्ट चाहिए। हमें पहले बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट ये दो सेट मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बी कंप्लीमेंट मालूम करता हूं। बी कंप्लीमेंट अभी ऊपर हम मालूम कर चुके थे। देखें कंप्लीमेंट सेट किस तरह मालूम करते होते हैं, किसी भी सेट का जिस सेट के ऊपर ये कंप्लीमेंट का साइन आ रहा होता है उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। ठीक है, तो मैंने यू माइनस बी लिख दिया। अब यू की जगह यूनिवर्सल सेट पुट किया, बी की जगह मैंने सेट बी को पुट किया। इसको जब माइनस करेंगे यानी सेट बी के सारे एलिमेंट जब आप निकालेंगे इस यूनिवर्सल सेट में से, तो आपके पास ये सेट आ जाएगा। ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट का सेट आया। ये अभी हमने ऊपर भी मालूम किया। और अब ये जो सी कंप्लीमेंट है ये वाला सेट मालूम करते हैं। तो अब यूनिवर्सल सेट में से आप सेट सी को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये मैंने लिखा सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी लिख दिया। अब यू की जगह आप यूनिवर्सल सेट पुट करते हैं, सी की जगह जो सेट सी है इसको पुट करेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, यानी कि सेट सी के सारे एलिमेंट जब आप इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से माइनस करेंगे निकालेंगे तो आपके पास ये सेट आ जाएगा। ये हमारे पास सी कंप्लीमेंट का सेट आ जाता है। अब हमारे पास ये बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट ये दोनों सेट आ गए। तो अब इनका हम इंटरसेक्शन सेट मालूम कर सकते हैं। तो इनका मैं इंटरसेक्शन सेट मालूम करूंगा। ये मैंने लिख दिया बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। अब बी कंप्लीमेंट की जगह आप ये वाला सेट पुट कर दें और सी कंप्लीमेंट की जगह आप ये वाला सेट पुट कर दें। ये दोनों सेट मैंने पुट करके जब इनका ये दोनों सेट मैंने यहाँ पर पुट किया। अब इनका जब इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है वो लिखेंगे, तो ये हमारे पास इन दोनों में कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया। तो अब हम इस सेट के साथ ये जो सेट ए है इसका इंटरसेक्शन सेट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको मालूम कर लेते हैं। ये मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। अब ए की जगह आप जो सेट ए है इसको पुट कर लें और इसकी जगह आप ये वाला सेट जो भी हमने मालूम किया है बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट का, इसको मैंने पुट कर दिया। दोनों का इंटरसेक्शन सेट लेंगे। ठीक, तो देखें यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहे हैं ये 50 से लेके 89 तक आ रहे हैं, यहाँ पर भी 50 से लेके 89 तक आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे एलिमेंट जो है कॉमन या मुश्तरका हो जाएंगे। तो अब देखें ये हमारे पास सेट आ गया। ये जो ब्रैकेट के अंदर ये जो यहाँ पर मेंशन था ये पूरा सेट हमारे पास आ गया। अब इसकी हम कार्डिनैलिटी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, देखें 50 से स्टार्ट हो रहे हैं जो नंबरिंग है और 89 तक जा रहे हैं। तो अगर आप इनको काउंट करें तो ये 40 बन जाते हैं, टोटल 40 नंबर बन जाते हैं। तो इस सेट की कार्डिनैलिटी फिर क्या हो जाएगी, कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट ये हो जाएगी 40। तो ये मैंने लिख दिया कार्डिनैलिटी और ये मैंने सेट लिख दिया, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 40। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी। कि एक स्कूल में टोटल 125 स्टूडेंट है जो कि ये जो 3 गेम मेंशन है इनमें से कोई सी भी गेम में हिस्सा लेते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है और हॉकी है। ठीक है, अब 60 ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, 70 ऐसे हैं जो कि सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं और 40 ऐसे हैं जो कि सिर्फ हॉकी खेलते हैं। जबकि 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। ठीक है, अब हमने मालूम करना है नंबर 1 या जो पार्ट ए है कि हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 गेम, कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ये तीनों गेम्स खेलते हो। ठीक है, एक तो ये मालूम करना है और दूसरा हमने ड्रॉ अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम।
हम पहले यहाँ पर सेट लिखेंगे, उनकी कार्डिनलिटी की वैल्यूज लिख लेंगे, यानी कि हर सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लिखेंगे, फिर हम उस चीज को वेन डायग्राम के थ्रू भी शो करेंगे। ठीक है, तो अब पहले ये जो पार्ट ए है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पर टोटल 3 सेट्स हैं। एक वो बच्चे जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं, एक ये सेट हो जाएगा, एक वो बच्चे जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं, ये दूसरा सेट हो गया, और हॉकी वाले बच्चों का तीसरा सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों सेट्स को मैं नाम दे देता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा लेट, हम फर्ज करते हैं कि जो क्रिकेट वाले बच्चे हैं उनका सेट जो है वो सी के इक्वल है, जो फुटबॉल वाले बच्चे हैं उनका सेट एफ के इक्वल है, और जो हॉकी वाले बच्चे हैं उनका सेट एच के इक्वल है। तो अब इनकी कार्डिनलिटी की वैल्यूज लिख लें। क्रिकेट खेलने वाले बच्चे 60 थे, तो मैंने कार्डिनलिटी ऑफ सी लिख दिया 60, और फुटबॉल वाले 70 थे टोटल बच्चे, तो कार्डिनलिटी ऑफ एफ मैंने 70 लिख दिया, और हॉकी वाले कितने थे, 40 थे, तो कार्डिनलिटी ऑफ एच मैंने 40 लिख दिया। उसके बाद क्रिकेट और फुटबॉल दोनों जो गेम खेल रहे थे वो 25 से टोटल। अब यहाँ पर एंड का वर्ड आया, ये देखें यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं कि 25 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो जब एंड का वर्ड आता है तो फिर आपको मैंने बताया कि हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे। अगर और का वर्ड आएगा तो फिर हम यूनियन का सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आगे तीनों सेट है, तीनों में देखें एंड का लफ्ज आ रहा है, तो हम इन तीनों के लिए इंटरसेक्शन का जो सिंबल है उसको यूज करेंगे। सी इंटरसेक्शन फुटबॉल, ठीक है, ये 25 है, और 15 वो बच्चे हैं जो कि फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं, तो मैंने ये एफ इंटरसेक्शन एच लिख दिया, और 10 ऐसे बच्चे हैं जो कि क्रिकेट और हॉकी दोनों गेम्स खेलते हैं, तो मैंने सी इंटरसेक्शन एच लिख दिया। ठीक है, ये मैंने सारी कार्डिनलिटीज की वैल्यूज लिख दी हैं। और उसके बाद उस स्कूल में टोटल बच्चों की तादाद 125 हमें बताई गई थी, तो इसका मतलब है कि इन तीनों सेट का अगर हम यूनियन सेट लिखेंगे, इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, 125 आ जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू हमें मालूम करनी है, यानी कि वो बच्चे जो कि तीनों गेम्स खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, यानी कि इन तीनों सेट में जो इंटरसेक्शन वैल्यू है वो हमने मालूम करनी है। वो बच्चे जो कि ये तीनों गेम्स खेलते हैं वो बच्चे दायरे मुश्तरका हो जाएंगे, इंटरसेक्शन सेट के तौर पे आएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 सेट आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम जो हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का फॉर्मूला पढ़ा था 3 सेट वाला, वो हम पुट करेंगे। ये फॉर्मूला आपकी बुक के 49 पेज पे पुट हुआ हुआ है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पुट किया। अब नेक्स्ट आप इनकी वैल्यूज पुट कर लें। ठीक है, जो ऊपर ये वैल्यूज लिखी हुई है ये आप सारी पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, इसमें जितनी वैल्यूज आ रही है इनको जब आप आपस में प्लस माइनस करेंगे तो आपको टोटल 120 मिलेगा। ठीक है, अब ये 120 आप इक्वेशन की दूसरी तरफ जब लेके आएंगे तो यहाँ पे ये प्लस है, दूसरी तरफ आगे ये माइनस हो जाएगा। 125 में से 120 को माइनस करेंगे तो 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास उन बच्चों की तादाद आ जाती है जो कि तीनों गेम्स खेलते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया सो 5 स्टूडेंट प्ले ऑल 3 गेम। ये हमारा पार्ट ए इसमें कंप्लीट हो जाता है। और अब पार्ट बी है, इसमें हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। ऊपर हमने ये जो वैल्यूज लिखी है, मुख्तलिफ कार्डिनलिटीज हमारे पास आ रही है इन सेट्स की, इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो वेन डायग्राम किस लिए ड्रॉ करते होते हैं, इसमें जो सेट्स होते हैं उनको इस तरह पिक्चर की सूरत में शो किया जाता है, जिससे कि हमें सेट को समझने में या सेट्स का डाटा रीड करने में आसानी होती है। ठीक है, इसको ड्रॉ करने का तरीका आपको मैंने बताया कि पहले ये यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करें, यानी कि रेक्टेंगल ड्रॉ करें। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट का एरिया शो करता है। उसके बाद जितने आपके पास सेट होते हैं उतने आपने सर्कल लगाने। अब मैंने यहाँ पर हमारे पास 3 सेट थे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के लिए, तो मैंने यहाँ पर 3 सर्कल लगा लिए, और तीनों सर्कल में कुछ एलिमेंट कॉमन आ रहे थे। ठीक है, तो इसलिए इन सर्कल को मैंने इस तरह ड्रॉ किया कि इनका कुछ एरिया आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, कुछ एरिया आपस में मुश्तरका आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एलिमेंट शो करते हैं। तो देखें सबसे पहले इन तीनों का ये वाला जो एरिया है, ये इन तीनों का कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट। ठीक है, ये इन तीनों सेट का कॉमन या मुश्तरका एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, वो बच्चे जो कि तीनों गेम खेलते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने मालूम की थी, ये देखें हमारे पास 5 इसका आंसर आया था। ठीक है, तो ये जो इन तीनों का इकट्ठा एरिया है यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 5। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने ये बाकी जितने पार्ट है इनके लिए हमने वैल्यूज लिखनी है। तो देखें मैं हमारे पास ऊपर जो वैल्यूज लिखी है उनको मैं नीचे ले आता हूं ताकि बार बार हमें ऊपर ना जाना पड़े। अब देखें हमने ये जो कॉमन वैल्यू है यानी कि तीनों का जो मुश्तरका एरिया वो वैल्यू तो लिख दी। अब नेक्स्ट हम लिख लेते हैं सी इंटरसेक्शन एच, यानी कि ये वाला जो सेट है और ये सेट है, इसका इंटरसेक्शन वाला एरिया यानी कि ये वाला जो एरिया, इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 है। अब 10 में से 5 देखें ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है इस एरिया में। ठीक है, जो मैं माउस को घुमा रहा हूँ आपको होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें 5 ऑलरेडी हमने लिख दिया, तो मजीद हम 5 लिख लेते हैं, तो इस एरिया में टोटल 10 हो जाएंगे। तो ये सी इंटरसेक्शन एच का जो एरिया इसमें टोटल 10 आ गया। फिर ये एफ इंटरसेक्शन एच, इसका एरिया कौन सा बनेगा, देखें ये हमारा एफ है और ये एच है, इनका जो मुश्तरका या इंटरसेक्शन वाला एरिया वो ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या है, 15 है। 15 में से 5 ऑलरेडी यहाँ पर आ रहे हैं, तो आप मजीद 10 यहाँ पर लिख देंगे, तो ये 15 यहाँ पर पूरे हो गए। उसके बाद देखें सी इंटरसेक्शन एफ, अब ये हमारा एफ है, ये सी है, इनका जो इंटरसेक्शन वाला एरिया ये वाला बनता है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 25 है। 25 में से 5 ऑलरेडी लिखा है, तो 20 आप मजीद ऐड कर लेंगे, तो ये 25 टोटल इस एरिया में आ गए। ठीक है, उसके बाद ये एच की वैल्यू हमारे पास है 40। ठीक है, यानी कि ये जो सेट है इसके टोटल जो हमारे पास कार्डिनलिटी है या एलिमेंट की तादाद है वो 40 है।
तो अब 40 में से देखें ये 20 ऑलरेडी इस एरिया में आ रहे हैं, तो हम मजीद 20 यहाँ पर लिख देंगे तो इसके 40 पूरे हो गए। और फिर ये जो n ऑफ f, कार्डिनलिटी ऑफ f, यानी कि ये वाला जो सेट है इसके टोटल 70 है, ठीक है। 70 यहाँ पर लिखेंगे तो 70 में से देखें 20 प्लस 10 30 प्लस 5 35 ऑलरेडी इस एरिया में आ रहे हैं, तो पीछे 35 ले जाएंगे वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरह ये जो सेट f है इसके भी सारे हमने एलिमेंट 70 पूरे कर दिए, ठीक है। और उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ c, यानी कि ये जो सेट c है इसकी टोटल एलिमेंट की तादाद 60 है, ठीक है। तो इसमें से देखें 20 प्लस 10 30 ऑलरेडी आ रहे हैं, तो पीछे 30 रह जाते हैं, 30 अब यहाँ पर लिख लेंगे, तो इसके भी 60 एलिमेंट हमने पूरे कर दिया। तो ये हमने जितनी हमारे पास वैल्यूज आ रही थी सबको हमने वेन डायग्राम के थ्रू शो कर दिया, ठीक है। ये हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट हो जाता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर वैल्यूज लिखी थी, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन व्हिच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया, एक सर्वे कराया गया जिसमें कि 130 लोगों से उनका जो फेवरेट फूड या पसंदीदा खाना था उसके बारे में पूछा गया। द सर्वे रिजल्ट शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये नीचे इंफॉर्मेशन जो है उस सर्वे से हमें मिली। अब इसमें 40 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी निहारी, के 40 लोगों ने बताया कि उनको निहारी पसंद है, 65 लोगों को बिरयानी पसंद, 50 लोगों को कोरमा पसंद था, ठीक है। और 20 ऐसे लोग थे जिनको निहारी और बिरयानी दोनों पसंद थी, ठीक है। इसी तरह 35 ऐसे लोग थे जिनको बिरयानी और कोरमा दोनों पसंद है, और 27 ऐसे लोग थे जिनको निहारी और कोरमा दोनों पसंद है, ठीक है। और 12 पीपल ऐसे थे जिनको के तीनों फूड जो है निहारी बिरयानी और कोरमा तीनों पसंद है, ठीक है। ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली। अब इस क्वेश्चन के नीचे मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो कि हमने मालूम करने, ठीक है। तो वो पार्ट मालूम करने से पहले हमें देखें यहाँ पर टोटल 3 सेट दिए गए हैं, निहारी बिरयानी और कोरमा के। तो ये जो 3 सेट्स हैं इनको पहले मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है। जिस तरह के पीछे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मैंने किया लेट, हम फर्ज करते हैं जो निहारी वाला सेट है वो लोग जो निहारी पसंद करते हैं उनका जो सेट है उसको मैंने एन के को लग दिया, बिरयानी वाला सेट मैंने बी के को लग दिया, और कोरमा वाला सेट मैंने के को लग दिया। अब इनकी जो कार्डिनलिटीज की वैल्यूज है ये हम लिख लेते हैं, यानी कि इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो लिख लेते हैं। तो देखें कार्डिनलिटी ऑफ एन, यानी कि वो लोग जो कि निहारी पसंद करते थे वो टोटल 40 थे, तो ये मैंने 40 लिख दिया। कार्डिनलिटी ऑफ बी, हमारे पास 65 लोग थे जो बिरयानी पसंद कर रहे थे, तो ये मैंने 65 लिख दिया। कार्डिनलिटी ऑफ के, यानी कि 50 लोग ऐसे थे जो कि कोरमा पसंद कर रहे थे, तो इसकी कार्डिनलिटी मैंने 50 लिख दी या 50 लिख दी। उसके बाद वो लोग जो कि निहारी और बिरयानी ये पसंद कर रहे थे वो टोटल 20 थे। अब यहाँ पर एंड का वर्ड आया था, देखें यहाँ पर 20 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। तो जब एंड का लफ्ज आता है तो मैंने आपको बताया फिर हम इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो एन इंटरसेक्शन बी, इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास 20 आ गई। बिरयानी और कोरमा पसंद करने वाले जो थे वो 35 थे, तो इसकी कार्डिनलिटी मैंने 35 लिख दी। और निहारी और कोरमा पसंद करने वाले जो लोग थे वो 27 थे, तो इसकी कार्डिनलिटी मैंने 27 लिख दी। और जिन लोगों को तीनों फूड पसंद है वो 12 थे, तो ये मैंने इंटरसेक्शन तो ये मैंने इसकी कार्डिनलिटी लिख दी 12, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट 1 है, इसमें हमने ये मालूम करना है कि एटलीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा, कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो या तो निहारी पसंद करते हैं या बिरयानी पसंद करते हैं या कोरमा। यहाँ पर और का लफ्ज आ रहा है तो यहाँ पर हमने यूनियन का सिंबल यूज करना है, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ इनकी जो यूनियन सेट है उसकी कार्डिनलिटी मालूम करनी है, ठीक है। तो देखें अब इसके लिए हम फार्मूला पुट करेंगे। आपको मैंने बताया कि आपकी बुक की पेज 49 पे जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का फार्मूला है वो वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि 3 सेट है तो जो 3 सेट वाला फार्मूला है वो हमने यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो ये मैंने देखे फार्मूला पुट कर दिया, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें, ठीक है। तो जो यहाँ पर ऊपर जो आपके पास ये वैल्यूज लिखी हुई है सबकी जो वैल्यूज यहाँ पर है ये आप इनकी जगह पुट करेंगे और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 85 मिलेगा। यानी कि 85 वो लोग हैं जो कि या तो निहारी पसंद करते हैं या बिरयानी पसंद करते हैं या कोरमा पसंद करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एंड लिख दिया था, उसको मैंने चेंज कर दिया और से, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों में से कोई एक फूड पसंद करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट ए है इसका हमारे पास सोल्यूशन आ गया। उसके बाद आ जाए पार्ट बी है कि हाउ मेनी पीपल डिडंट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। कितने ऐसे लोग हैं जो कि बिरयानी निहारी या कोरमा को पसंद नहीं करते। यानी कि अब हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास सेट है इसका कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है। इसको हमने जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। तो देखें ये मैंने कार्डिनलिटी ऑफ और ये वाला सेट लिख के इसका मैंने कंप्लीमेंट सेट ले लिया। अब इसका कंप्लीमेंट सेट लिखेंगे हम यूनिवर्सल सेट में से ये जो सेट है इसको माइनस करेंगे। तो ये मैंने एन ऑफ यू कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ये वाला जो सेट है ये लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज आप पुट कर दें तो आपके पास जो टोटल 130 लोग थे, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट है कार्डिनलिटी या उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 130 है, तो 130 में से 85 को माइनस करेंगे तो 45 ऐसे लोग हैं जिनको ना तो निहारी पसंद है, ना बिरयानी और ना ही कोरमा पसंद है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने ये एंड का लफ्ज यूज कर लिया, इसको भी हम आर से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें इसको भी मैंने करेक्ट कर दिया, एंड की जगह मैंने आर पुट कर लिया, ठीक है। ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट सी है, इसमें है हाउ मेनी पीपल
लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी, बिरयानी या कोरमा। कितने ऐसे लोग हैं जिनको के इन तीनों खानों में से सिर्फ एक खाना पसंद है, या तो निहारी पसंद है, या बिरयानी पसंद है, या कोरमा पसंद है। तो हम इन तीनों के लिए अलग-अलग मालूम कर लेंगे। पहले पीपल हु लाइक ओनली निहारी, ठीक है। तो देखिए इसमें हम ये करेंगे कि हमारे पास जो कार्डिनलिटी ऑफ एन है, यानी कि वो लोग जिनको के निहारी पसंद है, उसमें से हम वो लोग माइनस कर देंगे जिनको के निहारी के साथ कोई और डिश भी पसंद है, ठीक है। तो मैंने ये कार्डिनलिटी ऑफ एन माइनस, अब ये कुछ लोग हैं जिनको के निहारी और बिरयानी पसंद थी, तो ये मैं माइनस कर रहा हूँ। और इसी तरह कुछ लोग थे जिनको के निहारी और कोरमा पसंद था, तो ये भी मैं माइनस कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने कार्डिनलिटी ऑफ ये तीन वैल्यूज है, इनकी कार्डिनलिटी मैंने लिख दी, तो इसको मैंने प्लस कर दिया। क्योंकि अगर आप फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो उसमें ये जो तीन वैल्यू वाली कार्डिनलिटी आती है, ये इन दो वैल्यूज वाली कार्डिनलिटी के ऑपोजिट होती है, ठीक है। अगर ये माइनस की होंगी तो ये प्लस की होती है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, देखें यहाँ पर ये प्लस की आ रही है, ये माइनस आ रही है, और ये सारी वैल्यूज तो ये प्लस हो रही है, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर प्लस पुट कर दिया। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें, आप ऊपर से जब इनकी वैल्यूज उठा के यहाँ पर लिखेंगे तो आपके पास 40 माइनस 20 माइनस 27 प्लस 12 आ जाएगा। अब इसको जब आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, यानी कि 5 ऐसे लोग हैं जिनको के सिर्फ निहारी पसंद है। इसी तरह आप बिरयानी के लिए मालूम कर ले तो सेम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। ये मैंने फार्मूला पुट किया और इनकी जगह आप वैल्यूज पुट करेंगे जो कि ऊपर लिखी हुई है, तो आपके पास 22 इसका आंसर आ जाएगा। 22 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद है। और कोरमा के लिए भी सेम इस तरह फार्मूला पुट करेंगे और इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास कोरमा की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कि ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसको सिर्फ कोरमा पसंद हो, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट सी है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसका पार्ट ये है कि हमने इसके लिए वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है। वेन डायग्राम हमारे पास 3 सेट है। पहले तो हम ये यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे, यानी कि रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद 3 सेट है निहारी, बिरयानी और कोरमा का, तो हम 3 सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। हमने 3 सर्कल इस तरह ड्रॉ किए कि इनका कुछ एरिया आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, कुछ एरिया कॉमन आ रहा है क्योंकि इनमें कुछ कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हमने इनके एलिमेंट को शो करना है। तो देखिए सबसे पहले सिर्फ कोरमा, बिरयानी और निहारी जो जिनको पसंद था वो अभी हमने वैल्यूज मालूम की। सिर्फ कोरमा 0 लोगों को पसंद है, यानी कि किसी को पसंद नहीं था। बिरयानी की वैल्यू हमारे पास 22 आई थी और निहारी की वैल्यू 5 आई थी। तो पहले तो ये आप पुट कर लें। देखें कोरमा यहाँ पर हम 0 पुट कर लेंगे, निहारी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये आई थी 5, और बिरयानी की वैल्यू हमारे पास आई है 22। ये तो हमने जिनको सिर्फ निहारी, सिर्फ बिरयानी या सिर्फ कोरमा पसंद है वो वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब हम ये जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है इसको पुट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है उनको यहाँ नीचे ले आता हूँ ताकि बार बार हमें ऊपर ना जाना पड़े। सबसे पहले देखें जिनको तीनों चीजें पसंद है, ठीक है। ये टोटल 12 पीपल है, 12 लोग हैं। तो ये कौन सा एरिया आएगा, देखें ये वाला जो एरिया है यहाँ, ये इन तीनों सेट का मुश्तरका या कॉमन एरिया है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 12, ठीक है। उसके बाद वो लोग जिनको निहारी और कोरमा पसंद है, ये 27 है, ठीक है। तो अब निहारी और कोरमा का जो मुश्तरका एरिया, इन सेट का जो मुश्तरका एरिया आ रहा है ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखें 12 ऑलरेडी आ रहे हैं, तो आप मजीद 15 लिख लेंगे, तो ये 27 पूरे हो गए। उसके बाद देखें बिरयानी और कोरमा, इनका इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास आ रही है 35, ठीक है। तो अब बिरयानी और कोरमा ये वाला सेट है, इनका मुश्तरका एरिया ये वाला बन जाता है। तो अब इसमें हमने टोटल वैल्यू पुट करनी है 35। 12 ऑलरेडी हमारे पास है, तो आप पीछे पुट कर लें 23, ठीक है। तो ये 35 यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। और फिर लास्ट पे है निहारी और बिरयानी, इसका जो कॉमन एरिया बन रहा है, ये बिरयानी का सेट है, ये निहारी का सेट है। देखिए ये वाला जो एरिया है ये इसका कॉमन एरिया बन रहा है। इसकी वैल्यू हमारे पास है 20 में से 12 ऑलरेडी आ रहा है, तो पीछे आपके पास रह जाता है 8, ये आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमने वेन डायग्राम के थ्रू भी सारी वैल्यूज को शो कर दिया, ठीक है। इन तीनों सेट्स को शो कर दिया। ये हमारा पार्ट डी कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो जाती है। जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।